everyone, this is CA रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा रिवीजन ऑफ चैप्टर नोन एज TDS, TCS एंड एडवांस टैक्स। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि सरकार जो है उनके पास 3 तरीके हैं प्रीवियस ईयर में टैक्स कलेक्ट करने के, और ये जो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स है ना, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है। उसके बाद हमारा जो टोटल चार्ट है, ऐसे तो आप देखोगे कि 8 पेज में कवर हुआ है, बट एक चीज तो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी कि तो सिर्फ बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में जो हमारा TDS, TCS और प्लस इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक है उसको मिला के जो है वो तीनों चैप्टर जो है वो सिर्फ 7 पेजेस में कवर हो गए हैं, विच इज इन योर चार्ट बुक। तो अगर आप चार्ट बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो वेबसाइट में लिंक दी गई है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और रिसेंटली जो हमारा नया कॉम्बो भी है वो लॉन्च होने वाला है, और इसमें एक बार हमने और एक नई चीज एडिशन की है कि हमने जो टोटल इनकम के जो स्पेशल एडजस्टमेंट के टॉपिक थे उसके PDF जो है वो हम क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक के साथ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप हमसे सिर्फ क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक भी बाय करते हो तो आपको जो टोटल इनकम एडजस्टमेंट शीट है वो क्या बोलते हैं उसके साथ मिल जाएगी। ठीक है, हार्ड कॉपी में मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी में नहीं। ठीक है, अब ज्यादा क्या बोलते हैं इधर उधर ना जाते हुए अब हम ये अपने लेक्चर के ऊपर आते हैं। तो ये जो है वो क्या है, हमारा बेसिक का क्या बोलते हैं पेज है कि क्या बोलते हैं TDS, TCS का जो एक्चुअल मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो है वो एडवांस टैक्स की डिटेल दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है आपका TDS, यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या TCS। ठीक है, ये तो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया है। अभी हमने एक नई चीज ऐड की है। क्या नई चीज ऐड की है? तो हमने ये प्रोविजन जो है वो नया ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी इंसान को, ठीक है, एक प्रोविजन है जिसका नाम क्या है, डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स ये क्या बोलता है कि जिसमें TDS लाइबल टू बी डिडक्टेड नहीं है। क्या? इनकम on which TDS is not liable to be deducted, कि ऐसी इनकम जिस जो क्या बोलते हैं इनकम टैक्स TDS डिडक्ट करने के लिए लाइबल नहीं है, उसमें भी आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, और ऐसी इनकम जो TDS पे करने के लिए लाइबल है, ऐसी इनकम on which TDS is liable to be deducted but not deducted, मतलब कि जो पेयर है वो क्या हो गया, फेल हो गया है, तो उस केस में भी आपको उसमें टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स का एक बेसिक प्रोविजन है जो क्या बोलता है, तो डायरेक्ट पेमेंट ऑफ टैक्स का एक बेसिक प्रोविजन है जो बोलता है कि 2 टाइप की इनकम है, एक में TDS डिडक्ट होता है, एक में TDS डिडक्ट नहीं होता है। तो अगर किसी इनकम पे TDS डिडक्ट नहीं होता है तो उस पर आपको डायरेक्टली टैक्स पे करना है, और अगर किसी इनकम पे TDS लाइबल टू बी डिडक्टेड है बट एक्चुअली में डिडक्ट नहीं हो पाया तो उसमें भी आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं क्या, डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट। ठीक है, कि कोई बंदा जो है वो कब डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट जो माना जाएगा। अब एक चीज समझना कि ये जो चैप्टर का जो रिवीजन है वो प्योरली रिवीजन पर्पस से है, तो अगर आपको ओरिजिनल चैप्टर देखना है तो आप ओरिजिनल वीडियोस जो है फुल वीडियोस जो है वो वहां से कवर कर सकते हो। ठीक है, क्या बोलता है कि सेक्शन 201 डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट, कौन से इंसान को मान लिया जाएगा कि असेसी इन डिफॉल्ट है। तो एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS है, जिसकी जिम्मेदारी थी TDS डिडक्ट करने की बट उसने डिडक्ट नहीं किया। ठीक है, और एम्प्लॉयर जिसने नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पर टैक्स पे करना था बट उसने टैक्स पे नहीं किया, तो वो क्या मान लिया जाएगा, वो असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। इफ TDS इज नॉट डिडक्टेड, अगर आपने डिडक्ट नहीं किया है तो या तो डिडक्ट कर लिया बट जमा नहीं किया है गवर्नमेंट को अप टू ड्यू डेट ऑफ ROI, तो दोनों केसेस में आप क्या मान लिया जाओगे, असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाओगे। तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है भाई, जिस बंदे को TDS काटना था उसने TDS नहीं काटा, या तो काटा था पर जमा नहीं किया, और नॉन मॉनिटरी परक्विजिट पे भी क्या बोलते हैं टैक्स पे नहीं किया। ठीक है, तो TDS डिडक्ट करना था नॉन मॉनिटरी परक्विजिट का तो वो भी नहीं किया। ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा एम्प्लॉयर ही पे करे, अगर वो नॉन मॉनिटरी परक्विजिट का एम्प्लॉयर पे नहीं कर रहा है, अगर वो डिडक्ट भी कर रहा है तो बेसिकली TDS डिडक्ट करना था, नहीं डिडक्ट किया, डिडक्ट करके पे नहीं किया गवर्नमेंट को,
तो वो क्या हो जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या बोलता है ये, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिमिंग प्रोविजन। ठीक है, कि नॉन एप्लीकेबिलिटी, कब ये डिमिंग प्रोविजन नहीं माना जाएगा, कब आप असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माने जाओगे, तो जब जो पेई है आपका, जो सामने वाला बंदा जिसका आपको काटना था बट आपने नहीं काटा, अगर उसने रिटर्न ऑफ इनकम, अगर उसने रिटर्न फाइल कर दिया है तो ठीक है, और उसने वो जो इनकम जिसपे टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है उसको अपनी टोटल इनकम में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, पहले तो अपना रिटर्न फाइल किया है और जो इनकम जिसपे टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ था उसको टोटल इनकम पे इंक्लूड किया है, और उसके बाद उस इनकम पे टैक्स जो ड्यू था वो टैक्स पूरा पे कर दिया है। फिर पेयर जो है वो एक सर्टिफिकेट फर्निश कर देगा इस इफेक्ट में फ्रॉम एन चार्टर्ड अकाउंटेंट और एन अकाउंटेंट। तो उस केस में क्या बोलते हैं, उस केस में क्या है, ये जो डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट का जो प्रोविजन है जो पेयर के ऊपर लग रहा है वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई बंदा को टीडीएस डिडक्ट करना था बट उसने डिडक्ट नहीं किया तो उसको क्या मान लेंगे, डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट। कब क्या बोलते हैं, सामने वाला बंदा बच जाएगा, तो जो अगर पेई उसके ऊपर, पेई जो है वो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर देगा तो उस केस में सामने वाला बंदा बच सकता है। ठीक है, तो पेई को क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है, इनकम को इंक्लूड करना है, टैक्स ड्यू करना, और फिर पेयर जो है उस रिस्पेक्ट में सर्टिफिकेट फर्निश कर देगा, तो उस केस में ये जो डीम्ड प्रोविजन है वो नहीं लगेगा। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, और आपको एक ये चीज पता होगी कि अगर आपकी इनकम पे टीडीएस नहीं भी कटा है तो ऐसे भी आप ग्रॉस इनकम इंक्लूड करते हो। ठीक है, तो ग्रॉस इनकम इंक्लूड करते हो तो ऐसे भी टैक्सेस में कैलकुलेट होता ही है। ओके, नाउ अब आपका टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन पेयर एंड कलेक्टर फॉर टीडीएस एंड टीसीएस। कि जिस बंदे को क्या बोलते हैं टीडीएस डिडक्ट करना था तो उसने डिडक्ट नहीं किया, तो डिडक्ट कर दिया बट पे नहीं किया, तो उस केस में क्या इंटरेस्ट लगेगा। तो पहली बात तो अगर आपने लेट डिडक्शन किया, डिडक्ट आपको जिससे आप ट्रांजैक्शन करो तभी डिडक्ट करना है। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, लेट डिडक्शन किया है, तो इंटरेस्ट एट द रेट 1% और पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन टू एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन। ठीक है, ड्यू डेट से एक्चुअल डेट तक के बीच का आपको क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है, अब डिडक्टेड बट नॉट पेड, डिडक्टेड कब, विद इन द प्रीवियस ईयर बट नॉट पेड, तो इंटरेस्ट एट द रेट 1.5% और पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, जहां पे एक्चुअल में आपने डिडक्ट किया और जिस दिन आपने क्या बोलते हैं पे किया, तो उस दिन के बीच का आपको 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ में लग जाएगा। मैम यहाँ पर 1.5% क्यों लग रहा है, यहाँ पर 1.5% इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने ज्यादा बड़ा फ्रॉड किया। पहले वाले केस में चलो आपने पैसा अपने पास नहीं रखा, यहाँ पर तो आप पैसा अपने पास रख रहे हो, सरकार को भी नहीं दे रहे हो, तो उस केस में आपको 1.5% का इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, और आपने डिडक्ट ही नहीं किया। ठीक है, ऊपर वाला केस फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पर आपने डिडक्ट नहीं किया बट पेई ने क्या किया है, पेई ने ये सारे काम कर लिए, फिर भी पेयर को इंटरेस्ट लगेगा। एक चीज ध्यान रखना कि बंदे ने डिडक्ट नहीं किया लेकिन पेई ने उसको अपनी इनकम में इंक्लूड कर दिया है, तो भी इंटरेस्ट पेयर को लगेगा, और इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ टू पेयर टिल दी पेई फाइल्स हिज आईटीआर, कि जब तक पेई का जो आईटीआर फाइल हो जाता तब तक जो है वो इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो ये वाला केस है। आई होप आई एम क्लियर। और ये आपका है इंटरेस्ट ऑन पेयर और कलेक्टर फॉर टीडीएस एंड टीसीएस, दोनों के लिए सेम प्रोविजन है, लेट डिडक्टेड, डिडक्टेड बट नॉट पेड, और नॉट डिडक्टेड और कलेक्टेड। तो बेसिकली डिडक्टेड और कलेक्टेड दोनों वर्ड यहाँ पर आ जाएगा, जिस बंदे के ऊपर लाइबिलिटी आएगी उसके हिसाब से अपन देखेंगे। आई होप आई एम क्लियर। तो ये वाले पेज में हमने यहाँ पे एडवांस टैक्स के बारे में दिया, यहाँ पर टीडीएस का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो दिया, और टीसीएस का कैलकुलेशन है, मतलब टीडीएस और टीसीएस का कैलकुलेशन कैसे होता है वो भी दिया, और यहाँ पे एडवांस टैक्स का भी कैलकुलेशन दिया है। तो अगर आपको एकदम बेसिक भी नहीं आता है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ से रिफर करके समझ सकते हो कि हाउ टीडीएस एंड टीसीएस वर्क्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम कहाँ पहुंच चुके हैं, तो नेक्स्ट हम पहुंच गए टीडीएस टीसीएस एंड इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन नहीं है, इंट्रोडक्शन के अलावा भी सब कुछ है। तो मैम अलावा मतलब क्या क्या है, तो हमने क्या किया है, जितने भी प्रोविजंस थे ना टीडीएस और टीसीएस के, उसको डिफरेंशिएटेड बेसिस में आपके सामने एक पेज में दे दिया है। तो इसके अलावा आप जितना भी आप पढ़ोगे वो सिर्फ क्या है, टीडीएस के प्रोविजंस है। जो टीडीएस के जो मिसलेनियस जो असेसमेंट वाला पार्ट है, रिटर्न जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी टीडीएस टीसीएस के बारे में, वो इस पेज में कवर हो गई है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, आपका चैप्टर जो है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपका क्या है,
TDS, TCS एंड इंट्रोडक्शन। अब TDS वर्सेस TCS, ऑब्लिगेशन कि किसको डिडक्ट करना है, तो ये डिडक्टर है और यहाँ पे क्या बोलते हैं जो डिडक्टी है, तो डिडक्टर जो है वो पेयर है, डिडक्टी जो है वो कौन है, पेई है। यहाँ पर जो कलेक्टर है वो कौन है, सेलर है, जो कलेक्टी है वो कौन है, क्या बोलते हैं, बायर है। ठीक है, उसके बाद टाइम ऑफ डिडक्शन और टाइम ऑफ कलेक्शन। एक चीज ध्यान रखना कि जब बात TDS की होगी तो आपको वर्ड यूज करना है डिडक्शन, जब बात TCS की होगी तो आपको वर्ड यूज करना है क्या, कलेक्शन। ठीक है, नाउ क्या लिखा है, टाइम ऑफ डिडक्शन और कलेक्शन। तो पहले बात करेंगे कब डिडक्ट करना है, तो क्रेडिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन कुछ TDS के सेक्शंस है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं किसके टाइम पे, कलेक्शन के टाइम पे ही, जो क्या बोलते हैं कुछ TDS सेक्शन है जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन के टाइम पे ही TDS क्या बोलते हैं डिडक्ट करना है। तो 192 इज सैलरी, 192A accumulated बैलेंस ऑफ PF, 194 दैट इज डिविडेंड, 194B betting, 194BB big betting, 194BA betting app, 194DA that is that after maturity of life insurance policy, LA land or building का compulsory acquisition, N is for note withdrawal, P is for pension and interest income और R is for relax in Thailand that is perquisite in case of business। ठीक है, तो ये सारे केसेस में आपको सिर्फ पेमेंट के टाइम पे डिडक्ट करना है। अब कलेक्ट करना है और डेबिट और पेमेंट रिसिव विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, डिडक्ट एट द टाइम ऑफ पेमेंट, डिडक्ट एट द टाइम ऑफ पेमेंट फॉर 206C1F। ठीक है, कि 1F के टाइम पे आपको पेमेंट के टाइम पे ही डिडक्ट करना है, एंड 1G एज वेल। ठीक है, तो TCS में नॉर्मली आपका डेबिट और पेमेंट रिसिव विच एवर इज अर्लियर, बट 1F फॉर्च्यूनर वाली सेक्शन और G वो अपना जर्मनी वाली से सेक्शन है, उस केस में कब कटेगा, तो ओनली एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, या तो पेमेंट रिसीव्ड कर दो या इसको सिर्फ काट के रिसिप्ट भी कर सकते हैं। I hope I'm clear. Okay, now next come to our हायर रेट फॉर नॉट गिविंग पेन, कि अगर आपने सामने वाली पार्टी को पेन नहीं दिया है तो उसको हायर रेट से TDS डिडक्ट करना है, TCS कलेक्ट करना है। तो रेट क्या होगा उस केस में, तो रेट एज पर द रिस्पेक्टिव सेक्शन और 20% विच एवर इज हायर। ठीक है, लेकिन ये जो 20% है 194Q के केस में कितना रहेगा बेटा, 5%, और 20% जो है वो मैक्सिमम बट अप टू लास्ट मंथ रेंट इन केस ऑफ 194IB। तो क्यू कौन सा था आपका, क्वांटिटी परचेज वाला, और IB मतलब इमोबल प्रॉपर्टी का भाड़ा। ठीक है, तो उसमें अपन मैक्सिमम यहाँ पर कितना लेंगे, 20%, बट मैक्सिमम अप टू लास्ट मंथ रेंट, क्योंकि यहाँ पर एक ही बार TDS डिडक्ट होता है पूरे साल भर में। ठीक है, और सेक्शन अप्लाइज इवन इफ पेन इज इनवैलिड, अगर आपको पेन दिया गया बट फिर भी वो इनवैलिड पेन है तो भी ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। नाउ TCS के केस में कौन से हायर रेट से कलेक्ट होगा, तो इट इज ट्वाइस द रेट ऑफ 5% विच एवर इज हायर, बट मैक्सिमम अप टू कितना हो सकता है, 20% हो सकता है। ठीक है, और नॉट एप्लीकेबल NR विदाउट पी इन इंडिया, जिसे NR जिसका पी इन इंडिया में उसका TCS कलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, सर्टिफिकेट टू दी रेसिपिएंट, कि आप रेसिपिएंट को क्या सर्टिफिकेट दोगे, तो डिडक्टर मस्ट फर्निश फॉर्म 16 और 16A टू द पे। तो फॉर्म 16 किसके केस में देते हैं, तो फॉर्म 16 देते हैं 192 और 194P के केस में, और 16A देते हैं इन एवरी अदर केस। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट कलेक्टर मस्ट फर्निश फॉर्म 27D, तो TCS के केस में आप क्या देते हो, फॉर्म 27D जो है वो प्रेजेंट करते हो। ठीक है, सो कौन से केस में फॉर्म 16 इशू होता है, कौन से केस में फॉर्म 16A इशू होता है, तो फॉर्म 16 इशू होगा 192 सैलरी और 194P दैट इज पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, तो कब तक इशू होगा बेटा, ये 15 जून ऑफ द असेसमेंट ईयर, मतलब कि वही नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 15 जून तक दे देना है। फॉर्म 16A जो है वो बाकी अदर केसेस में अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो डिडक्टर जो है वो डिडक्टी को, पेयर जो है वो पेई को देगा। ठीक है, क्या फॉर्म 16A विद इन 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द TDS स्टेटमेंट, जब उसने TDS का स्टेटमेंट भरा तब से उसको 15 दिन के अंदर फॉर्म 16A इशू कर देना है। और TCS के केस में तो आपको पता है कि फॉर्म 27D जाता है।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, टीडीएस एंड टीडीएस टीसीएस सेक्शंस व्हिच आर टू बी डिडक्टिव अबव थ्रेशोल्ड। ठीक है, कि ये जो सेक्शंस है वो थ्रेशोल्ड के ऊपर ही डिडक्ट होंगे, जैसे कि बाकी जो दूसरे सेक्शन है, फॉर एग्जांपल 194A। ठीक है, तो 194A में लिमिट है फॉर एग्जांपल 50,000 नॉर्मल केस में, तो आपको 50,000 जैसे ही आप क्रॉस करोगे ना, तो आपको पूरे पे टीडीएस काटना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका इंटरेस्ट जो है वो 60,000 हुआ, तो आपको पूरे के पूरे 60,000 में जो है वो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू 194Q और 194N, तो उस केस में आपको 0.1% अबव 50 लाख करना और 2% अबव 1 करोड़, मतलब यहां पर थ्रेशहोल्ड पे कभी भी टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद 2060C1G दैट इज टीसीएस का सेक्शन, तो यहां पर भी थ्रेशहोल्ड के ऊपर जो है वो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। तो एजुकेशन और मेडिकल पर्पस में 5% अबव 10 लाख, तो 10 लाख तक कभी भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, और 10 लाख के ऊपर जैसे अमाउंट जाता है तो उसमें 5% टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप एक चीज समझना कि आपको क्लैरिटी आ रही है प्रोविजन में, जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे आप सीख रहे हो, तो आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बिकॉज वो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत ईजी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेड और टीसीएस इज कलेक्टेड, कौन से अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट होगा या फिर कलेक्ट होगा। तो टीडीएस टीसीएस का जो बेसिक डिफरेंस है वो एक तरफ डिडक्शन का है, दूसरी तरफ कलेक्शन का है। तो डिडक्शन में क्या होता है एक्चुअल में कि टीडीएस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द सम रिक्वायर्ड टू बी पेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 रुपए पे करना है और 10% का टीडीएस है तो आप 10 रुपए काटेंगे और 90 रुपए जो है वो आप वापस कर देंगे। वेयर एज टीसीएस इज कलेक्टेड ओवर सम टू बी रिसीव्ड, तो यहां पर पेमेंट में काट के पे करना है, यहां पर रिसीव करते टाइम ऐड करके रिसीव करना, ये इन दोनों का बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर मेरे को 100 रुपए लेना है किसी से और 10% का टीसीएस है, जैसे 10% का तो किसी में है नहीं, बट फॉर एग्जाम्पल अगर 10% का टीसीएस है तो मैं सामने वाले से 110 रुपए जो है वो कलेक्ट करूंगा। आई होप आई एम क्लियर। So this is your basic difference between TDS and TCS. उसके बाद एक जो सेक्शन आती है दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न, कि जो आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हो, आपको पता है टीडीएस टीसीएस के क्वार्टरली रिटर्न होते हैं और साल के 4 रिटर्न होते हैं। तो जैसे ही रिटर्न जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होता है, और उसमें जो बेसिक अरिथमेटिकल एरर, तो अरिथमेटिकल एरर का मतलब होता है कि जो आपकी प्लस माइनस कैलकुलेशंस में जो गड़बड़ी है, कैलकुलेशंस के अंदर जो मैथमेटिक्स में जो गड़बड़ी है उसको बोलते हैं अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस, वो प्रोसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इनकरेक्ट क्लेम, फॉर एग्जांपल अपने एलआईसी का गलत क्लेम ले लिया, किसी भी चीज का अगर आप गलत क्लेम ले लेते हैं तो वो वहां पे देखा जाता है। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट जो अगर आपके क्या बोलते रिटर्न में लगना था आपने टाइम पे नहीं पे किया तो वो, प्लस 234FE की जो 234E की जो फीस होती है 200 रुपए पर डे की, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करते हैं तो टीडीएस टीसीएस का, तो वो पूरा कंप्यूट करके आपने सही से पेमेंट किया है कि नहीं किया है, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस एंड टीडीएस रिटर्न। ठीक है, बाय सीपीसी दैट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक यूनिट होती है जो रिटर्न्स को इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करती है। अगर आपका जो सम है वो रिफंडेबल है या पेबल है तो आपको एक इंटीमेशन आ जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से कि इतना सम सर आपका या तो पेबल आ गया है या तो रिफंडेबल आ गया है। ठीक है, बट ये जो इंटीमेशन आपको डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है वो कब तक आ सकती है, मतलब प्रोसेसिंग करने के बाद जो डिपार्टमेंट आपको इंटीमेशन दे रहा है वो कब तक दे सकता है, तो 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्टेटमेंट इज फाइल, कि जिस साल में मैं स्टेटमेंट फाइल कर रही हूँ उसके 1 साल तक, मतलब टेक्निकली असेसमेंट ईयर तक आ सकता है, उसके बाद नहीं आ सकता। So this is called as processing of TDS and TCS returns. I hope I am clear. Yes. उसके बाद नेक्स्ट यहां पर आपको दिया हुआ है, इसी पेज में आपको दे दिया है ड्यू डेट ऑफ टीडीएस टीसीएस प्लस साथ में ड्यू डेट ऑफ टीडीएस टीसीएस रिटर्न। तो आपको पता है कि जो टैक्स पेमेंट है ना सर वो क्या है, मंथली है। टीडीएस टीसीएस का जो टैक्स पेमेंट है वो मंथली है, लेकिन जो आपका रिटर्न फाइलिंग है वो क्या है, क्वार्टरली है। जी है, तो साल में 4 बार आपको रिटर्न जो है वो फाइल करना है। अब जब बात करें कि जो टीडीएस टीसीएस का पेमेंट है वो मंथली करेंगे तो हर मंथ में कब करना है, तो हर मंथ में अप्रैल से लेके फरवरी तक जितने भी मंथ आते हैं बीच में आपको हमेशा 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ का पेमेंट तक पेमेंट करना है, चाहे टीडीएस हो चाहे
टीसीएस हो, बट व्हेन इट कम्स टू मार्च मंथ, जब सर मार्च मंथ की बात हो रही है तो मार्च में क्या होता है, थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है, पूरी कलेक्टिविटी ज्यादा होती है, तो मार्च में थोड़ा क्या मिलता है आपको, रिलैक्सेशन मिलता है, तो बोलते हैं 30 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, 30 अप्रैल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का टीडीएस को मिला है। लेकिन टीसीएस के केस में ना सर इन लोगों ने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, बोलता है टीसीएस आपको 7 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक ही करना पड़ेगा। तो ये जो है वो क्या है, टैक्स पेमेंट है, ठीक है। ये टैक्स पेमेंट किसके लिए, सभी टीडीएस और टीसीएस सेक्शंस के लिए है। लेकिन कुछ ना स्पेशल टीडीएस सेक्शंस है, कौन सी स्पेशल टीडीएस सेक्शंस है, तो ये तो हमारे पास एस अभी नहीं है, तो हम लोग से बात करेंगे एम तक की, ठीक है। कुछ ना स्पेशल टीडीएस टीसीएस सेक्शंस है, क्या है, तो 194 आईए है, 194 आईबी है और 194 एम है। तो मैम आईए मतलब इमोबल एसेट का सेल, आईबी मतलब इमोबल प्रॉपर्टी का भाड़ा, और एम मतलब मिक्स ऑफ 194 सी जे एन एच। तो ये तीन सेक्शंस में ना एक तो आपको टैन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और इनका पेमेंट का टाइम लिमिट भी अलग है। तो इनको आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच इट इज डिडक्टेड, ठीक है। तथा आपको गवर्नमेंट को जमा करना है इन फॉर्म 26 क्यूबी, क्यूसी एंड क्यूडी। तो आईए, आईबी और आईसी में मतलब क्यूबी, क्यूसी और क्यूडी में आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और टैन इस केस में आपको लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जब आप टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट या कलेक्ट करते हैं तो आपको टैन लेना पड़ता है, बट इन तीन सेक्शंस में आपको टैन लेने की जरूरत नहीं है। प्लस पे को आप कौन सा फॉर्म देंगे, तो पे को आप फॉर्म देंगे 16B, 16C एंड 16D, तीनों सेक्शंस के अलग अलग, तो 16B, 16C एंड 16D। नॉर्मल केस में आप पे को क्या देते हो, फॉर्म 16 और 16A देते हो, बस इन तीन सेक्शंस में आप 16B, 16C और 16D दोगे। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है, क्या हो गया, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस। अब यहां पर ये क्या है, तो ये है आपका ड्यू डेट ऑफ टीडीएस टीसीएस रिटर्न और स्टेटमेंट, ठीक है, कि ड्यू डेट ऑफ टीडीएस टीसीएस रिटर्न और स्टेटमेंट, उसकी बात की जा रही है अभी कि कब आपको क्या बोलते हैं टीडीएस टीसीएस का रिटर्न फाइल कर देना है। तो आपको फाइल कर देना है 30 जून, मतलब का जो क्वार्टर खत्म हो रहा है जो 30 जून का, तो एक महीने बाद आपकी टीडीएस की ड्यू डेट है, उसके जस्ट 15 दिन पहले टीसीएस के, मतलब टीसीएस की ड्यू डेट पहले और टीडीएस की बाद में, ठीक है। तो 30 जून का 31 जुलाई, 30 सितंबर का 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर का 31 जनवरी, 31 मार्च का, लेकिन यहाँ पर क्या है 31 मई है बेटा, ठीक है, अप्रैल नहीं है, 31 मई है। और यहाँ पर 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, 15 जनवरी, यहाँ से 15 दिन पहले, और यहां से 15 दिन पहले, दैट इज 15 मई। आई होप आई एम क्लियर। अब टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग करेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है, कि आप कब तक करें, अगर आपका टीडीएस टीसीएस फाइल करने में अगर गलती हो गई है तो आप करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करोगे, जो कि बहुत ही कचरा काम है रियलिटी में। तो जब आप क्या बोलते हैं करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करोगे तो उसका टाइम लिमिट कब तक आप करेक्शन फाइल कर सकते हो, तो 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ओरिजिनल स्टेटमेंट इज फाइल, की 6 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें मैंने ओरिजिनल स्टेटमेंट फाइल किया है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, इसका करेक्शन स्टेटमेंट फाइल कर सकते हूं। आई होप आई एम क्लियर। दिस इज योर ड्यू डेट, टीडीएस टीसीएस का ड्यू डेट एंड टीडीएस टीसीएस का पेमेंट का ड्यू डेट प्लस रिटर्न का ड्यू डेट। आई होप कि मैं जो एक एक चीज समझा रही हूँ आपको समझ आ रही है, ठीक है। उसके बाद कुछ सेक्शंस है, सेक्शन 196, दिस इज ओनली फॉर टीडीएस, ओनली फॉर टीडीएस, ठीक है। सेक्शन 196 किसके लिए, सिर्फ टीडीएस के लिए। क्या बोलता है कि नो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड, आप इन लोगों का टीडीएस नहीं काट सकते। कौन से बड़े लोग हैं, 4 बड़े लोग हैं। पहला कौन है बेटा, गवर्नमेंट का नहीं काट सकते, आरबीआई का नहीं काट सकते, कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल एक्ट उनका नहीं काट सकते, और म्यूचुअल फंड का। तो इन बड़े लोगों का टीडीएस आप नहीं काट सकते, जो सेक्शन 196 बोलता है। फिर एक सेक्शन 197, तो 197 जो है वो एप्लीकेबल होती है इन सारे सेक्शंस के केस में बस, ठीक है। तो 197 क्या बोलता है कि अगर आपको लगता है कि आपका क्या बोलते हैं जो टीडीएस या टीसीएस है वो लोअर रेट से करना चाहिए, ठीक है, लोअर रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ टीडीएस टीसीएस, और क्या बोलते हैं नील रेट ऑफ रिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो उस केस में जो असेसी है वो एओ को जाके अप्लाई करेगा कि मेरे को आप एक सर्टिफिकेट इशू कर दो फॉर लोअर डिडक्शन ऑफ टैक्स और नील डिडक्शन ऑफ टैक्स। और वो कब तक इफेक्टिव रहेगा, जब तक अंटिल कैंसल्ड बाय एओ, जब तक एओ उसको कैंसिल नहीं कर देता वो तब तक इफेक्टिव रहेगा। एप्लीकेशन टू एओ फॉर क्या बोलते हैं फॉर application to AO for lower deduction or nil deduction of tax, application to AO for
लोअर रेट और nil rate for TDS reduction. ठीक है, कि लोअर रेट और नील रेट फॉर टीडीएस रिडक्शन। फिर 197 ए सेल्फ डिक्लेरेशन। क्या सेल्फ डिक्लेरेशन सभी केस में काम करती है? नहीं, सेल्फ डिक्लेरेशन के केस में भी सेक्शंस हैं जो अभी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि सेल्फ डिक्लेरेशन के केस में कौन सी सेक्शंस है। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर सेक्शन 192A, 193, 194, 194A, DDA, EEIN के। ठीक है, तो ये सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। 194(7) सेल्फ डिक्लेरेशन है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका टीडीएस नहीं कटे या लोअर रेट से कटे तो उस केस में कौन दे सकता है? तो कोई भी रेसिडेंट अदर देन कंपनी और फर्म फर्निश करेगा फॉर्म 15G। अगर उसकी टोटल इनकम लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है तो ही फर्निश कर सकता है, अदरवाइज फर्निश नहीं कर सकता। इसको ध्यान रखना कि टोटल इनकम लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है तभी फर्निश कर सकता है। ठीक है, और रेसिडेंट सीनियर सिटीजन फर्निश करेगा क्या? फॉर्म 15H। अगर उसका टैक्स पेबल जो है वो क्या है बेटा? नील है। अगर उसका टैक्स पेबल नील है तो उस केस में 15H फर्निश कर सकता है। ठीक है, तो टोटल इनकम लेस देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट और टैक्स पेबल नील दोनों में डिफरेंस है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल रिबेट के कारण टैक्स नील हो भी जाता है, बट अगर टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो भी आप फॉर्म 15G नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे अगर रिबेट की वजह से भी टैक्स नील होता है तो आप फॉर्म 15H दे सकते। ठीक है, उसके बाद लास्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 198 दैट इज कॉल्ड एज कि क्या बोलते हैं? डीम्ड क्रेडिट। कि डीम्ड क्रेडिट मतलब जो टीडीएस कटा है वो पे की इनकम मान ली जाएगी। वापस से सुनना, जो टीडीएस कटा है वो पे की इनकम मान ली जाएगी हर सेक्शन के केस में एक्सेप्ट दीज टू सेक्शंस। कौन सा? 192(1)(a) टीडीएस ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट और 194 एंड दैट इज नोट विड्रॉल। तो टेक्निकली दे आर नॉट योर इनकम, दे आर अल्टीमेटली टैक्सेस पेड। दिस इज अ टैक्स पेड एंड दिस इज एक्चुअली ये तो आपके हाथ में एग्जेम्प्ट होता है इसलिए ये इंक्लूड नहीं हो रहा और ये आपकी इनकम है ही नहीं इस वजह से इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नाउ अब हम आ जाएंगे हमारे टीडीएस टीसीएस सेक्शंस के ऊपर। इसके बाद से हमारा कंप्लीटली क्या चलेगा? टीडीएस और टीसीएस का सेक्शन जो है वो चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेक्शन 192। अभी आप ना पेयर पे के ऊपर ज्यादा टेंशन मत लेना क्योंकि पेयर पे के लिए हमारे पास एक अलग से क्या बोलते हैं टेबल है जिससे आपको याद हो जाएगा। अभी आप सिर्फ सेक्शंस पे ध्यान रखना और प्लीज जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कोशिश करना कि आपको भी सेक्शंस जो है वो याद हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन 192 जिसके साथ जिसका नाम क्या है? सैलरी। ठीक है, सेक्शन 192 जिसका नाम क्या है? सैलरी। तो आपको 3 सेक्शंस याद रखने हैं क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई मेमोरी ट्रिक नहीं है। तो 192 जो है बेटा वो क्या बात करता है? वो सैलरी की बात करता है। 193 जो है वो बात करता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात करता है और 194 जो है वो बात करता है किसकी? डिविडेंड की। ठीक है, ये 3 सेक्शन है जिसके आगे कोई लेटर नहीं लगा इसलिए हम कनेक्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो आपको इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। 192 इज फॉर सैलरी, 193 इज फॉर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट जैसे डिबेंचर वेंचर पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, या 194 दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? योर डिविडेंड। ठीक है, तो 194 किसके लिए है? डिविडेंड के लिए है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। सैलरी कर किस रेट से टीडीएस कटेगा? एवरेज मंथली रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक से एक आपको धीरे धीरे प्रोविजन डिस्कस करते जा रही हूँ, ध्यान से प्रोविजन को सुनना। ठीक है, क्या बोलता है कि हर बार एम्प्लॉय को जो है वो एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं रहना चाहता है, वो बाहर जाना चाहता है। अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को इंटीमेट नहीं किया है तो उस केस में एम्प्लॉयर जो है वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में टैक्स डिडक्ट करेगा, और अगर एम्प्लॉय को बाहर जाना है तो उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एम्प्लॉयर जो है टीडीएस डिडक्ट करते टाइम क्या क्या चीजें कंसिडर करनी चाहिए, ठीक है, और क्या कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो एम्प्लॉयर को टीडीएस डिडक्ट करते टाइम उसको उस एम्प्लॉय की डिटेल्स ऑफ अदर इनकम की, क्या उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, क्या उसकी क्या बोलते हैं अदर सोर्सेज की इनकम है, क्या कैपिटल गेन की इनकम है, वो कंसिडर करनी चाहिए। डिडक्शन जो उसको मिल रहे हैं एम्प्लॉय को वो कंसिडर करना चाहिए। टीडीएस टीसीएस डिडक्टेड और कलेक्टेड वो कंसिडर करना चाहिए। और लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो कि मैक्सिमम कितना मिलता है? 2 लाख। तो जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक मिलता है सिर्फ वही कंसिडर करना है। क्या कंसिडर नहीं करना है? लॉसेस ऑफ अदर हेड, जो अदर हेड के लॉसेस है वो आपको कंसिडर नहीं करने। ठीक है,
उसके बाद पॉइंट नंबर 3 क्या बात करता है, टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट, ठीक है। तो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट में अगर एम्प्लॉयर टैक्स पे कर चुका है, पेड बाय एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर को उस चीज की रिडक्शन जो है वो नहीं मिलती है पीजीबीपी के अंदर। साथ ही साथ एम्प्लॉय के हाथ में वो एग्जेम्प्ट होता है और टैक्सेबल नहीं होता है अंडर सेक्शन 1010C आएगी। 1010D तो इंश्योरेंस पॉलिसी का है, तो ये 1010D नहीं आएगा। तो वो 1010CC में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है ये कि अगर एम्प्लॉय के एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है, अगर एम्प्लॉय के मल्टीपल एम्प्लॉयर है, तो उस केस में, ठीक है, अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है तो आपको सेकंड एम्प्लॉयर को फर्स्ट एम्प्लॉयर की डिटेल देनी पड़ेगी। रीजन बीइंग होता क्या है कि अगर आपको नहीं दिया डिटेल तो सेकंड एम्प्लॉयर को पता ही नहीं है कि बेसिक एग्जामिशन लिमिट पहले अवेल हो चुकी है, तो उस वजह से क्या होगा कि डबल बेसिक एग्जामिशन लिमिट ना चले जाए, ठीक है, प्रॉपर टीडीएस डिडक्ट हो। इसीलिए अगर आपके मल्टीपल एम्प्लॉयर्स है, या तो आप साल में 2 जगह काम किया, या फिर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो, आधे दिन कहीं और करते हो, आधे दिन कहीं और करते हो, तो अगर आपका जो सेकंड एम्प्लॉयर है उसको आपको फर्स्ट एम्प्लॉयर की डिटेल जो है वो देनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो भी आप क्या बोलते हैं डिडक्शन क्लेम करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एचआरए का डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, लीव ट्रैवल कंसेशन का डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, चैप्टर 6A का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ट्यूशन फीस, तो उसकी जो रिसिप्ट है वो आपको किसको देनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर को देनी पड़ेगी। मतलब उसका जो प्रूफ है, एविडेंसिंग क्लेम जो है वो एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सैलरी बाय पार्टनरशिप फॉर्म टू पार्टनर, की पार्टनरशिप फॉर्म अगर पार्टनर को सैलरी पे करती है तो वहां पे 192 नहीं लगता, 194T एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और 194T भी आपके सिलेबस में आ चुका है, 20,000 से ऊपर जो टीडीएस कटेगा 10%। This is called as 192 salary. Now, the next section we have is 192A. That is called as what your premature withdrawal of accumulated balance of PF. ठीक है, तो यहां पर आपका क्या लिखा हुआ है 192A। 192A तो A का मतलब क्या है, तो A का मतलब ही है क्या, accumulated balance of PF, ठीक है। पीएफ का जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस था आपका प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो आपका एक्यूमुलेटेड फंड का जो बैलेंस था उसको आप क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। वो टीडीएस कौन से रेट से कटेगा, 10% की रेट से कटेगा। अब और अब आगे क्या बोलना चाहते हैं, ध्यान से सुनना। नो टीडीएस अगर अग्रीपेड पेमेंट जो है वो लेस देन 50,000 है। सब जगह पे लेस देन की लिमिट नहीं है, लेस देन की लिमिट सिर्फ कुछ जगह पे दी गई, उसमें पहली जगह ये है 194IA है, 194IA 192A, ठीक है। तो यहाँ पर बोलते हैं और एक है आपका 194DA, दैट आफ्टर उसमें भी लेस देन की लिमिट है, 3 सेक्शन पे लेस देन की लिमिट लगी गई है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि अगर आपका एग्रीगेट पेमेंट लेस देन 50,000 है तो टीडीएस नहीं है। उसके बाद और भी केसेस है एग्जाम्पशन फ्रॉम टीडीएस, अगर आपका विड्रॉल जो है पीएफ का विड्रॉल कंटिन्यूस 5 साल की सर्विस के बाद है तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपका बिफोर 5 कंटिन्यूस सर्विस से पहले अगर आप विड्रॉल कर देते हो, लेकिन अगर आप अक्यूमुलेटेड बैलेंस को नए एम्प्लॉयर के में ट्रांसफर करते हो तो टीडीएस नहीं कटेगा। या तो आपका टर्मिनेशन जो है वो इल हेल्थ, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, सेसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे एम्प्लॉय की गलती है, एम्प्लॉयर की गलती की वजह से, या कोई भी ऐसा रीजन जहाँ पे गलती एम्प्लॉय की नहीं है, अगर उस वजह से टर्मिनेशन हो रहा है तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा। आई होप आई एम क्लियर। So this is section your 192A completed. फिर नेक्स्ट आपका सेक्शन कॉल्ड सेक्शन 193, जिसमें नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी रेट कितना है बेटा, 10%। क्या बोलता है, नो टीडीएस और इंटरेस्ट अप टू 10,000, 10,000 तक के इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं है। अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो एलआईसी, जीआईसी या अदर इंश्योरेंस कंपनी को तो उस केस में भी कोई टीडीएस नहीं है, ठीक है। फिर इफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन दी फॉलोइंग सिक्योरिटीज, अगर फॉलोइंग सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो उस केस में भी कोई टीडीएस नहीं है। पहला क्या बोलता है, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स पे कोई टीडीएस नहीं है। 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7th इशू, ठीक है, कि 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7th इशू, यहां पर भी कोई टीडीएस नहीं है। उसके बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, तो ये दोनों 54EC के बॉन्ड्स होगा, 54EC में भाई इन्वेस्ट भी कर सकते हो और इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये दो है यहाँ पर, एक ये है और एक ये है। उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कोई टीडीएस नहीं है, बट इसका कोई एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, तो बोलता है कि अगर 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003 जो कि एक्चुअल में भी एग्जिस्ट नहीं करता है, रिडम्पशन हो चुका है, इसका रिडम्पशन बचा हुआ है। 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018, फ्लोटिंग रेट सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2020 एंड टीडीएस डिडक्टेड ओनली इफ इंटरेस्ट इज मोर देन 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, कि टीडीएस डिडक्ट हुआ है ओनली इफ इंटरेस्ट इज एक्सीडेड व्हाट 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो टीडीएस तभी डिडक्ट होगा जब इनका इंटरेस्ट जो है वो 10,000 से एक्सीड कर जाएगा, और नॉर्मली सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे कोई टीडीएस
नहीं है। ठीक है, तो लेट मी समराइज अगेन। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 10,000 तक के इंटरेस्ट पे नॉर्मली कोई टीडीएस नहीं है। अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एलआईसी, जीआईसी, अदर इंश्योरेंस कंपनी को, तो कोई टीडीएस नहीं है। फिर इन फॉलोइंग लोगों को अगर इन फॉलोइंग सिक्योरिटीज पे अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो कोई टीडीएस नहीं है। पहला क्या है, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 6th इशू। फिर 54 ईसी के जो बॉन्ड्स है, लाइक पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो नहीं है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे कोई टीडीएस नहीं है, एक्सेप्ट दिस, अगर इनका इंटरेस्ट जो है वो 10,000 से एक्सीड हो जाता है। आई होप 193 इज क्लियर। नाउ कम टू सेक्शन 194। तो 194 बात करता है डिविडेंड इंक्लूडिंग प्रेफरेंस डिविडेंड और डीम डिविडेंड। तो डिविडेंड में प्रेफरेंस डिविडेंड भी आता है और डीम डिविडेंड भी आता है। अगर डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड पे करती है रेसिडेंट शेयर होल्डर को, तो 10% की रेट से टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, कोई टीडीएस कब नहीं कटेगा, कि जब डिविडेंड जो है वो अप टू ₹10,000 है, पेड इन मोड अदर देन कैश, अदर देन कैश मोड में पे हुआ है तो टीडीएस नहीं कटेगा। इफ पेड टू एलआईसी, जीआईसी, अदर इंश्योरेंस कंपनी को अगर आप डिविडेंड पे करते हो तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये आपका हो गया क्या, सेक्शन 194। उसके बाद नेक्स्ट क्या बात करता है, सेक्शन 194A। 194A बोलता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, दैट इज सेक्शन 193। तो 193 को छोड़ के वाला इंटरेस्ट, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ इंटरेस्ट 193 से अलग वाला इंटरेस्ट, 193 से अलग इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट की बात की गई है, इंटरेस्ट की बात जरूर की गई है, लेकिन ए यहाँ पे बोल रहा है, तो ए से हमने क्या बना दिया है, इसको अलग बना दिया है। तो 193 से जो अलग वाला इंटरेस्ट है वो किस में आ जाता है, 194A में आ जाता है। तो कम ऑन, अभी तक हमने कौन सेक्शंस देख लिए। तो अभी तक हम लोगों ने सबसे पहला सेक्शन देखा जिसका नाम है 192, दैट इज सैलरी। फिर हमने देखा है 193, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योर, नहीं सॉरी 192A ना, 192A, that is accumulated balance of PF. Then that is 193 interest on security, 194 that is dividend, then 194A, तो 193 से अलग वाला इंटरेस्ट। तो 193 में क्या सिक्योरिटी का इंटरेस्ट था, तो सिक्योरिटी के अलावा कौन सा इंटरेस्ट होता है, आप पैसा ब्याज में दिया आपको इंटरेस्ट मिल गया, आपको एफडी में इंटरेस्ट मिल गया, आपको आरडी में इंटरेस्ट मिल गया, तो वो सारे इंटरेस्ट की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, ठीक है। अब 192A को ध्यान से समझना कि इसमें आता है एफडी इंटरेस्ट, आरडी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। अब इसमें पेयर कौन है ये ध्यान से समझना। तो पेयर वो है एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ। तो इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के, मतलब कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या जितनी भी एंटिटीज है वो सारी आ जाएगी पेयर की कैटेगरी में। लेकिन अगर इंडिविजुअल एचयूएफ की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ऑडिटेड इंडिविजुअल या फिर जो बड़े इंडिविजुअल है उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े इंडिविजुअल का मतलब कौन है, तो जिसका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, बिजनेस के केस में, प्रोफेशन के केस में 50 लाख से ज्यादा है, तो उनको कवर किया गया है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के बाकी सारी एंटिटीज कवर हुई है, और इंडिविजुअल एचयूएफ में सिलेक्टिव लोगों को, जिनका टर्नओवर थोड़े से ऊपर, थोड़े से पैसे वाले लोगों को, और जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है प्रोफेशन के केस में, उनको बनाया गया है क्या, पेयर, जिनको डिडक्ट करना है टीडीएस। किसका कटेगा, तो कटेगा किसका, रेसिडेंट पर्सन का 10, और रेट क्या रहेगा आपका 10%। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि कौन कौन से केस में सर टीडीएस नहीं कटते हैं, तो ध्यान से समझना, इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है मैम, क्या बोलते हैं कि नो टीडीएस इन दी फॉलोइंग केसेस। सबसे पहला केस जो है वो बोलता है इफ इंटरेस्ट इज पेड बाय देम, अगर ये लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो कहां कहां की लिमिट है। अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस। ठीक है, बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है, कोऑपरेटिव बैंक है, चीज अलग समझ जाना, कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग है, कोऑपरेटिव बैंक अलग है। तो सिर्फ बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस अगर पे कर रहे हैं, किसी को भी पे कर रहे हैं, तो 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं है, और 1 लाख इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन में कोई टीडीएस नहीं है। एनी अदर पर्सन, कि इसके अलावा कोई अदर पर्सन है तो 10,000 तक का इंटरेस्ट होगा, तो कोई टीडीएस नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पे कर रही है तो कोई टीडीएस नहीं। ठीक है, तो अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस के केस में लिमिट है 50,000 नॉर्मल और 1 लाख इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। अदर पर्सन के लिए लिमिट है 10,000 रुपीज, और पार्टनरशिप फॉर्म टू पार्टनर के केस में नो लिमिट, मतलब कि टीडीएस कटेगा ही नहीं, तब कितना भी इंटरेस्ट पे कर दो। ठीक है, 194A में नहीं कटेगा। फिर पॉइंट नंबर 2, इफ इंटरेस्ट इज पेड टू, कि ये बड़े लोगों को अगर इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो उस केस में कोई टीडीएस नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या, बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे तो टीडीएस नहीं काट सकते, आप बैंक का टीडीएस काटोगे, इतनी आपकी हिम्मत है नहीं।
तो बैंक का टीडीएस आप नहीं काट सकते, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक का भी टीडीएस आप नहीं काट सकते। फिर ऐसी कोई कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि इंश्योरेंस के बिजनेस में एंगेज है तो उसका नहीं काट सकते। तो मोटा माटी दिमाग में रखना, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इंश्योरेंस, इनका टीडीएस नहीं कट सकता, ठीक है। कि आप इनको इंटरेस्ट दोगे, इनका तो मेन धंधा ही इंटरेस्ट का है, क्या इनका टीडीएस आप काट सकते हो? नहीं। लेकिन अगर एनबीएफसी, अगर आपके क्वेश्चन में एनबीएफसी आ जाता है तो उस केस में उनका टीडीएस आप काट सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्टैब्लिश्ड है, उन पे कोई टीडीएस नहीं है। एलआईसी पे कोई नहीं है, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। इनको अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन देती है और घर बनाने वाले जो काम है उसको प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ने बनाई है, और ये घर बनाने के सिलसिले में लोन देती है, तो उसको बोलते हैं हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इनको अगर आप हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट दोगे तो इनका टीडीएस नहीं काट सकते। फिर नेक्स्ट है आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड, ठीक है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड को अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो उस पर भी कोई टीडीएस नहीं, ठीक है। तो अगर इन लोगों को इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो उस केस पे कोई टीडीएस नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं, नोट एनबीएफसी नॉट कवर्ड, तो एनबीएफसी अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे तो उस केस में टीडीएस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेबल फॉर मनी बोरोड इंक्लूड सर्विस फीस, कमिटमेंट चार्जेस, डिस्काउंट और अदर चार्जेस, ठीक है। इंटरेस्ट पेबल फॉर मनी बोरोड, जो मैंने इंटरेस्ट पे किया है फॉर मनी बोरोड, तो मतलब बेसिकली इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या कवर होता है, ठीक है। अगर मैं किसी इंटरेस्ट पे टीडीएस काटूं उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, सर्विस फीस, कमिटमेंट चार्जेस, डिस्काउंट और एनी अदर चार्जेस भी इंक्लूडेड रहेंगे। तो अभी तक सर आपने दो ही चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है कि अगर ये लोग इंटरेस्ट पे करेंगे तो टीडीएस नहीं है, अगर इनको पे किया जाएगा तो नहीं है। फर्स्ट वाले केस में ये लोग है, सेकेंड वाले केस में जो है वो ये लोग है। अगर आप चार्ट बुक बाय करने में इंटरेस्टेड है तो नीचे लिंक दी हुई है, वहां से आप बिल्कुल हमारी चार्ट बुक बाय कर सकते हैं। हमारी क्वेश्चन बैंक और आंसर बैंक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोगों ने बनाई है, बिकॉज हम दोनों ने क्वेश्चन और आंसर दोनों को अलग अलग कर दिया है, ताकि बार बार जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको आंसर देखने का जो क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल वो है आपके दिमाग में, वो ना रहे, ठीक है। उसके बाद एक जो थर्ड केस है वो किसका है सर, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, ठीक है। थर्ड केस किसका है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या बोलता है कि अगर आपकी स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका टर्नओवर कहां तक है, 50 लाख तक है, ठीक है। तो अगर स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका टर्नओवर 50 लाख तक है, वो मेंबर को अगर इंटरेस्ट पे करती है नो टीडीएस, दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे करती है तो नो टीडीएस, लेकिन अगर वो नॉन मेंबर को करेगी तो टीडीएस अप्लाई, ठीक है। उसके बाद लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका टर्नओवर जो है वो मोर देन 50 करोड़ है, तो अगर वो इंटरेस्ट पे कर रही है 50,000 1 लाख से ज्यादा तो टीडीएस अप्लाई होगा, चाहे किसी को भी पे कर, ठीक है। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक के केस में बात करता है कि इंटरेस्ट अगर 50,000 या 1 लाख से ज्यादा है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक के केस में बात करते हैं कि अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है किसी भी इंसान को 50,000 1 लाख से ज्यादा तो टीडीएस अप्लाई होगा, नॉर्मल बैंक का केस है। और अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी पे कर रहा है तो नो टीडीएस। तो एक चीज ध्यान रखना कि कोऑपरेटिव बैंक अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे करता है तो कोई टीडीएस नहीं है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे करता है तो कोई टीडीएस नहीं है, ये एक एग्जाम्पशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, नो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद, कि अगर इन लोगों से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, किनसे, अगर इन लोगों से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस केस में आपको कोई टीडीएस नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पशन जो है वो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए। क्या एग्जाम्पशन है सर, कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी या फिर प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक या कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक या कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, अगर इन लोगों का अगर इन लोग अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इनके साथ डिपॉजिट रखा गया और ये लोग इंटरेस्ट पे करें तो इसमें ये लोग टीडीएस नहीं काटेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या होती है, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो रूरल एरिया में एग्रीकल्चर क्रेडिट को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है, या फिर कोई फार्मर्स या स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है, या फिर लैंड मॉर्गेज को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है, तो उस केस में क्या बोलते हैं, इन पे टीडीएस नहीं आएगा, तो ये इंटरेस्ट पे करेंगे, इनके साथ जो डिपॉजिट रखा गया उस पर कोई टीडीएस नहीं है। एक चीज और जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या कि कोऑपरेटिव बैंक को अगर पे कर रहा है, कोई भी पे कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। तो मैम ये कहाँ पढ़े हैं, ये तो यहाँ पे पढ़ लिए ना कि बैंक को, कोऑपरेटिव बैंक को आप अगर इंटरेस्ट पे करोगे तो टीडीएस नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बस एक बार रिपीट करने के लिए लिख दिया कि अगर आप कोऑपरेटिव बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं तो कोई टीडीएस नहीं है, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट किसका है बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का है।
बहुत अच्छे से एक बार आप लोग वापस पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आप 3-4 बार पढ़ेंगे आपको सारी चीजें समझ आएगी, ठीक है। कि स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटी, लार्ज कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक अलग होता है, तो उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग होती है, कोऑपरेटिव बैंक अलग होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये दोनों लार्ज स्मॉल कवर हो गए और कोऑपरेटिव बैंक को अलग से ट्रीट किया गया है, ठीक है। उसके बाद इफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन, अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, कि अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है कहां पर, तो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है सेविंग बैंक अकाउंट, तो सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं कटता। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड पे नहीं कटेगा। जीरो कूपन बॉन्ड के इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर आपको मैक से इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन मिल रहा है, मैक मतलब मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल, तो मैक एक संस्था है, मैक एक संस्था है। अब मैक में क्या मिल रहा है, वहां से कॉम्पनसेशन मिल रहा है, मैक से क्या मिल रहा है, कॉम्पनसेशन मिल रहा है। तो कॉम्पनसेशन के ऊपर का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, तो 50,000 तक का अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो 50,000 तक में कोई टीडीएस नहीं है, लेकिन मोर देन 50,000 मिल रहा है तो टीडीएस अप्लाई होगा, ठीक है। अब आपको चाहिए 50,000 के 1 लाख की लिमिट है, बैंक वाइज नहीं मिली, ये टोटल मिली है, क्योंकि आजकल बैंक सारे सीबीएस फॉलो करते हैं। सर सीबीएस क्या है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। तो सारे बैंक जो है वो आजकल सीबीएस फॉलो करते हैं, विच इज नोन एज सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। तो आपको 50,000 या 1 लाख साल भर में मिला के देखा जाएगा सारे बैंक्स का, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, क्या आपका 194A, दैट इज क्या बोलते हैं 193 से अलग, सिक्योरिटी से अलग वाला इंटरेस्ट। तो सिक्योरिटी से अलग वाले इंटरेस्ट में टेक्निकली हमने 4 पॉइंट में कवर किया है कि अगर इनके द्वारा इंटरेस्ट पे किया गया तो ये लिमिट है, इसके ऊपर टीडीएस कटेगा। अगर इनको क्या बोलते हैं इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो इनका टीडीएस आप नहीं काट सकते, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर इन इन लोगों को पे करेगी तो कब टीडीएस कटेगा, कब टीडीएस नहीं कटेगा। और इन चीजों के ऊपर अगर इंटरेस्ट पे किया जाए तो टीडीएस नहीं कटेगा। आई होप अगर इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप क्या बोलते हैं तो आपको और ज्यादा क्या होता है याद हो जाएगा आपकी मेमोरी में, ठीक है। इसलिए हमने चार्ट बुक को सबसे बेस्ट जो हमारा मेन प्रोडक्ट है विच इज चार्ट बुक, मोस्ट लव बाय स्टूडेंट्स, राइटली जस्ट कंपाइल्ड इन 47 पेजेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट इज सेक्शन 194 बी। तो यहाँ पर 3 सेक्शन है सर, क्या है 3 सेक्शन, तो 3 में 194 बी दैट इज कॉल्ड एज क्या, 194 बी, 194 डबल बी और नेक्स्ट आपका है 194 बी ए, ठीक है। 3 सेक्शन हो गए आपकी। मैम क्या है 3 सेक्शन, एक 194 बी जिसका नाम क्या है, बी मतलब बैटिंग, ठीक है। 194 डबल बी दैट इज कॉल्ड एज बिग बैटिंग एंड 194 बी ए दैट इज कॉल्ड एज बैटिंग ऐप, ठीक है। तो बी मतलब क्या है बेटा आपका बैटिंग, तो बैटिंग का कहां से, तो आपको विनिंग हो रही फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल या फिर यहाँ से, ये सब क्या है बैटिंग ही है, ठीक है। हाँ, डिडक्टर एनी पर्सन, डिडक्टी एनी पर्सन, ठीक है, 30%, क्योंकि सबके ऊपर एप्लीकेबल है। नो टीडीएस इफ विनिंग इज अप टू 10,000 पर ट्रांजैक्शन, तो ये अमेंडमेंट है कि 10,000 पर ट्रांजैक्शन तक आपको कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अब 10,000 पर ट्रांजैक्शन सेपरेट है फॉर 194 बी एंड 194 डबल बी, ठीक है। तो दिस इज सेपरेट लिमिट फॉर बोथ। और अब नेक्स्ट है आपका 194 डबल बी, तो 194 डबल बी क्या है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, तो इसलिए हमने इसको बिग बैटिंग रखा है, क्योंकि हॉर्स रेस एक बड़ी चीज है इंडिया में, हॉर्स रेस इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए हमने इसको रखा है कहाँ पे, बिग बैटिंग में। फिर पेयर पे सेम है, रेट भी आपका 30% सेम है। अब यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने की बैटिंग और आपको लग गया प्राइस, अब प्राइस लगा आपको 2 करोड़ की कार लग गई, 2 करोड़ की मर्सिडीज आपके हाथ में आ गई है, बट अब 2 करोड़ पे 30% का टीडीएस है, तो टीडीएस बंदा पे कैसे करे, अब सामने वाला तो सिर्फ आपको 2 करोड़ देगा, टीडीएस की लाइबिलिटी तो आपकी है। तो जो पेयर है ना उसको इंश्योर करना पड़ेगा, अगर आपकी विनिंग जो है वो इन काइंड में है तो पेयर को इंश्योर करना पड़ेगा कि आप टीडीएस पे करो, तो वो कैसे इंश्योर करेगा, तो वो ना आपको बोलेगा कि या तो आप टैक्स पटा दो, या तो आप चालान ला के दे दो, या तो आप एडवांस टैक्स का पेमेंट कर दो, या तो आप या तो फिर क्या आपने क्या बोलते चालान मुझे 1 लाख के दे दो, या तो आप मुझे पैसे दे दो कि मैं टैक्स पे कर दूं। तो बेसिकली पेयर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो विनिंग है, टैक्स ऑन सच विनिंग हैज बीन पेड, तो 2 करोड़ का 30% कितना होता है, तो 2 करोड़ का 30% होता है 60 लाख रुपए, तो 60 लाख रुपए का आप जब टैक्स पटाओगे तभी जाके आपको क्या बोलते हैं ये जो विनिंग है वो आपके हाथ में आएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने सट्टा खेला और सट्टा खेल के आपने कुछ जीता और कुछ हारा, तो आपने नेट प्रॉफिट बनाया 50,000 का, तो और आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 1,20,000 का सट्टा खेला था, 70,000 आपका लॉस में है और 50,000 आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो 70,000, 1,10,000 का है, 70,000 का लॉस हुआ, तो आपका प्रॉफिट कितने का, 50,000 का। ना
अब पेयर जो है वो क्या आपका टीडीएस 50,000 में काटेगा कि 1,20,000 में काटेगा? तो वो किस में काटेगा? राइट आंसर इज 1,20,000। तो एक्चुअली आपने टोटल कितना पैसा कमाया है, ठीक है, टोटल पैसा आपने कमाया है कितना? तो 1,10,000, ठीक है। अब सॉरी 1,20,000, 1,20,000। अब 1,20,000 का 30% तो 36,000 रुपीज, ठीक है। लॉस कितना हुआ आपको? 70,000 रुपीज का लॉस है। तो नेट आपका प्रॉफिट कितना बचा? तो नेट प्रॉफिट आपका बच गया है 30, चला गया 20 में 6 में 14,000। तो आपको एक्चुअल में पेयर जो है वो कितना हजार देगा? 14,000 रुपए जो आपको वापस मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा जो कैलकुलेशन होगा किसके केस में? विनिंग के केस में। आई होप आई एम क्लियर। ओके नाउ, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर 194 BA विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम, ठीक है। तो BA में हम लोगों ने क्या रखा है बेटा? बेटिंग ऐप, ठीक है। क्या रखा है? बेटिंग ऐप। हाँ, तो बेटिंग ऐप जो है वहां से अगर आपको विनिंग हो रही है, टीडीएस का रेट कितना रहेगा? 30%। पेयर और पे जो है वो सेम रहेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है टीडीएस शैल बी डिडक्टेड। कब डिडक्ट होगा? तो टीडीएस शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ विड्रॉल एंड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब आप विड्रॉ करोगे तब भी डिडक्ट होगा, और फिर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो आपकी विनिंग आप बची हुई है उस पर डिडक्ट होगा। सो इफ डिडक्टेड ऑलवेज ऑन द नेट विनिंग। तो नेट विनिंग हम कैलकुलेट करेंगे विड्रॉल के टाइम पे भी और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे। दोनों टाइम पे आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नेट विनिंग, और उसके ऊपर जो है वो टीडीएस कटेगा। अगर विनिंग इन काइंड है तो सेम प्रोविजन है कि एम्प्लॉयर को वो चीज क्या बोलते हैं देखनी पड़ेगी, कि क्या बोलते हैं इंश्योर करना पड़ेगा कि टैक्स जो है वो पे हो रहा है उस विनिंग के ऊपर। और कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस, कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड जो वो नहीं लगाया गया है। Now, the next section we have is what? 194C. C is for what? Contract and subcontract, ठीक है। उससे पहले अपन देख लेते हैं अभी अपन लोगों ने कौन कौन सी सेक्शन पढ़ी है। तो अभी तक अपन लोगों ने पढ़ा है क्या? 192 दैट इज व्हाट योर सैलरी, फिर 192A दैट इज योर accumulated बैलेंस ऑफ पीएफ, देन योर 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 दैट इज डिविडेंड, देन योर 194A दैट इज 193 से अलग वाला इंटरेस्ट, फिर 194B दैट इज बेटिंग, 194 डबल बी बिग बेटिंग जो कि आपका हॉर्स रेट है, BA बैटिंग ऐप ऑनलाइन, देन 194C की सीरीज में आ चुके हैं अब 194C जो है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा क्या? D, ठीक है। तो आ जाओ 194C में। अब पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर वर्क इंक्लूडिंग लेबर सप्लाई। एक चीज समझ लेना, ये जो क्या बोलते काम है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये जो सेक्शन है वो रिलेट करती है वर्क कॉन्ट्रैक्ट और लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली वर्क कॉन्ट्रैक्ट और लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कवर होता है। अब इसका जो आपका ये है ना, ये सेम है 194A टाइप। 194A में भी बोलते हैं एनी पर्सन, इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, वो सब कवर हो जाएंगे। और इंडिविजुअल एचयूएफ में सिर्फ सेलेक्टिव जिनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। तो सेम है आपका 194A टाइप पे भी अगर रेसिडेंट पर्सन, बट रेट अलग है। तो बात करेंगे पे। अगर सामने वाला बंदा जो है वो क्या है आपका इंडिविजुअल और एचयूएफ है, जिसका काटना है अपने को क्या? टीडीएस। वो अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, और अगर अदर्स है तो उस केस में क्या होगा आपका? 2%, ठीक है। फिर बात करेंगे क्या? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस, की टीडीएस कब एप्लीकेबल नहीं होगा? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस, तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिमिट दी गई। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो बात करता है किसकी? नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। किससे पहले यहाँ पे याद रखना कि 194C का रेट अलग है, 1% या फिर 2%। नाउ नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस, तो टीडीएस की नॉन एप्लीकेबिलिटी की अगर मैं बात करूंगी तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अप टू ₹30,000 और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर दो केस देखना कि साल भर में मैंने क्या एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, साल भर में मैंने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर साल भर में मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फिर क्या उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू आपको 30,000 रुपीज है। तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखना है क्या 30,000 तक है, और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट मिला के अगर क्या बोलते हैं 1 लाख से ज्यादा है, तो कोई भी अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपका टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको एंड की जगह और लिख सकते हो, ठीक है।
कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट टू 30,000 और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट अप टू 1 लाख, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका 1 लाख की लिमिट जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन कर देते हैं एंड की जगह और। फिर नेक्स्ट क्या बोलते हैं आपको, पर्सनल पर्पस। ठीक है, तो पर्सनल पर्पस के केस में आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है 194 सी और जे के केस में, वो कवर हो जाते हैं 194 एम के केस में। फिर अगर कोई ट्रांसपोर्टर है जो कि 44 ए के अंदर कवर हुआ है, मतलब जिसका साल भर में 10 ट्रक से ज्यादा नहीं हुई है, प्लस उसने अपना पैन भी फर्निश कर दिया, तो उस केस में उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और लास्ट वाला सेल ऑफ गुड्स पे 194 सी में टीडीएस नहीं कटता है, क्योंकि ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट और लेबर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सिर्फ किसकी बात करते हैं, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। तो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 तक या फिर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख तक है, नो टीडीएस। पर्सनल पर्पस के केस में टीडीएस नहीं कटेगा। 44 ए ट्रांसपोर्टर है और प्लस में पैन भी फर्निश कर दिया है, तो उस केस में नहीं कटेगा, और सेल ऑफ गुड्स के केस में नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 194 सी में साफ लिखा हुआ है कि अगर आपको वर्क के लिए, ठीक है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर, अगर हम वर्क का पेमेंट कर रहे हैं तो 194 सी लगेगा। तो भाई वर्क को डिफाइन करना पड़ेगा, तो वर्क क्या है ये समझ जाओ। ठीक है, तो ये वर्क के सारे केसेस में क्या लगेगा, 194 सी लगेगा। ठीक है, क्या बोलता है, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, ये तो वर्क है, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर द सेम, कि टेलीकास्ट करने के हम प्रोडक्शन प्रोग्राम करें तो वहां पे भी 194 सी है। फिर एक कैरियज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे, रेलवे को छोड़ के सब ट्रक वर्क सब चलेगा। फिर तीसरा वाला है क्या आपका, केटरिंग। तो फर्स्ट था आपका एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम। सेकंड है आपका केटरिंग ऑफ कैरियज ऑफ गुड्स फॉर पैसेंजर बाय एनी मोड अदर देन रेलवे। फिर थर्ड वाला आपका क्या है, केटरिंग। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो थर्ड, उसके बाद आपका फोर्थ वाला क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एज पर स्पेसिफिकेशन। हम मैन्युफैक्चर करें सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, तो अगर हम सामने वाले के कस्टमर या उसके एसोसिएट के प्रोडक्ट में काम करके दे रहे, मतलब ये काइंड ऑफ क्या है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, सामने वाले के हिसाब से रिक्वायरमेंट से काम हो रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब सामने वाले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम होता है तो 194 सी लगता है, तो कस्टमाइजेशन पे 194 सी लगता है। लेकिन अगर मैं वो एग्जांपल बाहर से माल खरीद के उसमें आपको उनकी ब्रांडिंग करके उनको दे देती हूँ, तो ये क्या है, ये उनका माल पे काम नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या है, वो एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो उस कस्टमर के माल में काम करो तो 194 सी है, कस्टमर के माल पे काम नहीं करो तो 194 सी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल कस्टमर के माल पे आप काम करो, तो जो कस्टमर की माल की वैल्यू उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, तो आपको अपना सर्विस चार्ज आपने लिया उसी पे टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपका किसी सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ गैस ट्रांसपोर्ट करने का, तो अगर ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी सेलर की खुद की, वो अपने खुद के ट्रांसपोर्ट एजेंसी में भेज रहा है और आप पैसा सेलर को ही दे रहे हो, तो फिर वो एक सेल कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर हम क्या बोलते हैं, 194 सी नहीं लगाएंगे। बट एक थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टर लिया और ट्रांसपोर्टर को पैसा ट्रांसपोर्टिंग का अगर अलग से दे रहे हो, तो उस केस में 194 सी लग जाएगा। तो सेलर को अगर पेमेंट करो तो फिर वो सेल कॉन्ट्रैक्ट है, 194 सी लगेगा, लेकिन थर्ड पार्टी को पेमेंट करो तो 194 सी लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं क्या, टीडीएस ऑन मीडिया पेमेंट, जो कि सेम चीज 194 एच में भी कवर होती है। क्या बोलते हैं कि अगर क्लाइंट है हमारे पास और क्लाइंट अगर एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पेमेंट कर रहा है, तो ये समझना कि क्लाइंट एडवर्टीजमेंट एजेंसी को कर रहा है, तो मैं अपने लिए एड बनवा रही हूँ, मैं क्लाइंट हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को लेके रखी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने हिसाब से ऐड बनवा रही हूँ, तो वहां पर कस्टमाइजेशन है, और जहां पर कस्टमाइजेशन होता है वहां पर 194 सी लगता है। लेकिन जब एडवर्टीजमेंट एजेंसी जो मीडिया कंपनी को पेमेंट करती है, क्या बोलते हैं, एड चलाने के लिए, एड रन करने के लिए, ठीक है, तो मीडिया कंपनी है टीवी चैनल को, तो टीवी चैनल तो सबको एक ही सर्विस दे रहे हैं, कोई अलग अलग एड, अलग तरीके से एड चला के ऐसी कोई सर्विस नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कस्टमाइजेशन सर्विस नहीं है, वो सेम टाइप की सर्विस सबको देते हैं, तो वहां पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जहां पर आप डिफरेंट सर्विस डिफरेंट लोगों को कस्टमाइजेशन के हिसाब से काम करके देते हो, तो उस केस में क्या होता है, टीडीएस डिडक्ट होता है। लेकिन जहां पे आप कस्टमाइजेशन के तरीके से काम नहीं करते हो, तो वहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल समझ जाओ, ब्रॉडकास्ट टीवी चैनल और टू प्रोडक्शन हाउस। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी प्रोडक्शन हाउस के पास गई और मैं बोला कि आप मेरे लिए एक नया शो बना के दो, उन्होंने मेरे हिसाब से शो बना के दिया, कस्टमाइजेशन है 194 सी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग की सर्विस भी है, टेलीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, प्रोडक्शन सबकी सर्विस है। ठीक है, और एडवर्टीजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग तीनों वर्क की डेफिनेशन में आता है। और फिर क्या, लेकिन अगर उनके पास बना बनाया क्या बोलते हैं कोई शो था, मैंने उसी को ले लिया, उसको मैं वो कर रही हूँ, तो उस केस में 194 सी नहीं लगेगा, क्योंकि कोई कस्टमाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या जीएसटी के ऊपर टीडीएस कटता है, तो नहीं, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं कर सकता, इसलिए जीएसटी के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि टीडीएस एक इनकम टैक्स है।
पेमेंट बाय ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर को अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो बिल्कुल, अगर आप बाहर से ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी हायर करके अगर पेमेंट करो तो उस केस में 194C लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर 194C, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो सबसे फर्स्ट पॉइंट बता देते हैं कौन कौन से केसेस में 194C नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस। फिर सेकंड बताते हैं कि वर्क की डेफिनेशन क्या है सर, कि ये सब वर्क है और वर्क में 194C लगता है। इसमें मेन बात ये बोलता है कि अगर आप कस्टमर का माल लेके काम करो तो 194C है, लेकिन अगर आप बाहर से माल खरीद के कस्टमर को दे रहे हो तो 194C नहीं है। गैस वाले केस में अगर मैं सेलर को ही ट्रांसपोर्टेशन का पे कर रही हूँ, ठीक है, गैस ट्रांसपोर्ट का काम है, अब मैं सेलर को ही ट्रांसपोर्टेशन पे करूँ तो 194 से नहीं, लेकिन अगर मैं थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन करूँ तो 194C है, ठीक है। हाँ, मीडिया पेमेंट में अगर क्लाइंट एडवर्टीजमेंट एजेंसी को कर रहा है तो बेटा वहां पे कस्टमाइजेशन सर्विस है, 194C लगेगा। एडवर्टीजमेंट में मीडिया कंपनी या टीवी चैनल को पेमेंट करे तो उस केस में टीडीएस नहीं लगेगा। ब्रॉडकास्टर और टीवी चैनल, उस केस में बना बनाया अगर प्रोग्राम है तो नो टीडीएस, अगर आपके हिसाब से प्रोग्राम बना है तो टीडीएस है। जीएसटी पे टीडीएस नहीं है, और ट्रांसपोर्टर अगर सब ट्रांसपोर्टर हायर करते हैं तो उस केस में टीडीएस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सीरीज जो हमारी चालू होती है दैट इज सेक्शन 194D और 194DA, जो कि दोनों बहुत अलग अलग है। 194D जो है सर वो किसकी बात करती है, तो 194D जो है सर वो बात करती है इंश्योरेंस कमीशन। तो डी को हमको रिलेट करना है, तो डी को हम किससे रिलेट करेंगे, तो डी को हमने रिलेट किया है सर दलाल से, दलाल कमीशन, ठीक है, तो इंश्योरेंस कमीशन, ठीक है, दलाल कौन होता है जिसको कमीशन देते हैं वो तो इंश्योरेंस कमीशन। अब यहाँ पर आपका जो रेट है वो कौन सा है आपका 2%, लेकिन 10% इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। तो पे ही अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो 10% और 2% नॉर्मली। अब नो टीडीएस इफ कमीशन इज अप टू ₹20,000, 20,000 तक का कमीशन पे कोई टीडीएस नहीं है। फिर नेक्स्ट 194DA, ठीक है, 194DA मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, 194DA मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जो डीए में हमें रखा है डेथ आफ्टर मेच्योरिटी, तो मेच्योरिटी से आप रिलेट कर सकते हो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मेच्योरिटी हो रही है, तो टीडीएस का जो रेट है वो क्या होगा 2%। अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसको ध्यान से समझना, आपको टीडीएस नहीं काटना है अगर मेच्योरिटी इज लेस देन 1 लाख। तो और है, अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो भी टीडीएस नहीं है, ये सेटिस्फाई हुआ तो भी टीडीएस नहीं है, दोनों ध्यान रखना। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो भी टीडीएस नहीं कटेगा, सेकंड सेटिस्फाई हो तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो अगर मेच्योरिटी लेस देन 1 लाख है टीडीएस कटेगा नहीं। ये लेस देन वाला जो अमाउंट वाला है वो एक जगह और था, दैट इज 192A। 192A क्या था, अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ, तो वहां पर भी लेस देन 50,000 पे टीडीएस नहीं है, ठीक है। बाकी जगह पे थ्रेशोल्ड कैसा होता है 20,000 तक, ठीक है, लेस देन वाला नहीं होता। लेस देन वाला थ्रेशोल्ड जो है 3 सेक्शन में ही है, 192A में है, 194DA में है और 194IA में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, नो टीडीएस इफ मेच्योरिटी अमाउंट इज क्या बोलते हैं एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 1010D, तो 1010D में मेच्योरिटी अमाउंट एग्जेम्प्टेड तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद इन दिस सेक्शन, हाँ, मेच्योरिटी अमाउंट 1010D में कब एग्जाम्प्ट रहता है, तो इसके लिए आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लेक्चर जो है वो रिफर कर सकते हैं। अगर 1/4/2023 से पहले, अगर 1/4/2023 से पहले अगर आपने पॉलिसी ली है तो उस केस में आपका प्रीमियम क्या 10%, 15% या 20% के अंदर है ऑफ द सम एश्योर्ड, और अगर आपने 1/4/2023 के बाद पॉलिसी ली है तो आपका टोटल प्रीमियम पेबल जो है क्या वो 5 लाख के अंदर है, प्लस आपका जो क्या बोलते हैं प्रीमियम पेड है वो 10% या 15% के अंदर है, तो उस केस में आपको कोई टीडीएस नहीं लगेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल टीडीएस लग जाता है तो टीडीएस जो है वो सिर्फ आपकी नेट इनकम पे लगेगा, तो जितना आपका सम एश्योर्ड आपको मैच्योरिटी में मिल रहा है माइनस हर साल आपने जितना प्रीमियम किया था टोटल प्रीमियम, तो मैच्योरिटी अमाउंट माइनस टोटल प्रीमियम पेड माइनस कर दोगे तो जो आपकी नेट इनकम हुई है उसी पे आपको टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका 194E, इज फॉर व्हाट, एंटरटेनर, ठीक है, हमने इसको रखा है क्या एंटरटेनर। तो अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ किसको, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, नॉन रेसिडेंट एसोसिएशन या नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर को, तो उस केस में सेक्शन लग जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन में एग्जाम्पल लेते हैं रोनाल्डो, ठीक है। अब पेयर कौन है, एनी पर्सन, तो इंडिया में अगर रोनाल्डो को कोई भी बुला रहा है तो इंडिया में अगर स्पोर्ट्स पर्सन को कोई भी बुला रहा है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन को या फिर क्या बोलते हैं जो कि नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, स्पोर्ट्स एसोसिएशन को बुला रहे हैं, ठीक है। टीडीएस का रेट क्या रहेगा 20.8%, 20% का टीडीएस है, 4% का सेस है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर रोनाल्डो को बना रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को बना रहे हैं जो कि नॉन रेसिडेंट है, विच इज नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो जो वो इनकम मिल रही है उनको क्यों मिल रही है, क्योंकि वो लोग इंडिया में कोई गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
या तो इंडिया में कोई एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या तो इंडिया को कोई न्यूज आर्टिकल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वहां पे टीडीएस कट जाएगा। ठीक है। और स्पोर्ट्स एसोसिएशन को क्या मिल रहा है, तो उनको गारंटी इनकम मिल रही है अगर किसी भी मैच वगैरह की किसी भी फीस की, तो उस केस में उसमें टीडीएस कटेगा। और अगर जो नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर है जो इंडिया में आके परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में भी फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा जो वो हमेशा 182 डेज से कम इंडिया में रहती ताकि वो इंडिया की रेसिडेंट ना बन जाए, तो वो इंडिया की नॉन रेसिडेंट बट सिटीजन तो है, तो उस पर ये नहीं लगेगा सिटीजन ऑफ इंडिया। फॉर एग्जाम्पल काइली जेनर, ठीक है, अभी रिहाना आ रही है इंडिया बहुत अपना फेंडी ब्यूटी लेके, तो दे आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो उनके ऊपर भी 20.8% वाला लग जाएगा। तो ये आपका आ गया 194E। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्या 194G, क्या बोलते हैं, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। ठीक है। तो जी से आप याद रख सकते हो क्या, गैमलिंग, क्या याद रखोगे जी से, गैमलिंग। ठीक है। तो गैमलिंग वाली जो टिकट अगर आप सेल कर रहे हो तो आपका रेट कितना रहेगा, 2%, कमीशन 20,000 तक, नो टीडीएस, उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। 194H, एच से आप याद रखोगे हाई कमीशन ऑफ ब्रोकरेज। मैं इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, लाइन आ जा रही है, बट आप अपनी जो चार्ट बुक है उसमें प्लीज लिखना, जी मतलब गैमलिंग, एच मतलब हाई कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, तो आपको वो चीज याद रहेगी, वो सेक्शन भी याद रहेंगे। ठीक है। रेट कितना है, 2%, नो टीडीएस अगर कमीशन 20,000 तक तो है, और अगर बीएसएनएल और एमटीएनएल अगर अपने पब्लिक कॉल फ्रेंचाइजीज को पे करते हैं तो उसमें कोई टीडीएस नहीं है, कोई लिमिट भी नहीं है ना 10-20 हजार के, ऐसा तो कितना भी पे करे कोई टीडीएस नहीं है। ठीक है। उसके बाद अगेन वापस से सर्कुलर जो है वो बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर कोई टीवी चैनल है जिसके पास कोई काम आया है एडवर्टीजमेंट का, तो वो क्या कर रहे हैं, 15% अपना पैसा रिटेन कर रहे हैं एड चलाने का, और बचा हुआ पैसा जो है वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी को दे देते हैं कि आप हमारे को एड बना के दे दो। तो यहाँ पे जो इन लोगों ने पैसा रिटेन किया वो अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, एड चलाने का पैसा है, जो कि कोई कस्टमाइजेशन सर्विस नहीं है, और सेम सर्विस टू एवरीवन है। तो उस केस में वो जो 15% रिटेंशन है, क्या उस पर टीडीएस कटेगा, नहीं, उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद अगर वापस से वही पॉइंट रिपीट हुआ है कि क्लाइंट अगर एडवर्टीजमेंट एजेंसी को पेमेंट करती है तो 194C में टीडीएस कटेगा, लेकिन एडवर्टीजमेंट एजेंसी अगर टीवी चैनल को पेमेंट करती है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ कस्टमाइजेशन सर्विस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है हमारी 194I, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, योर इनकम फ्रॉम रेंट। ठीक है। अब यहाँ पर आपका सेक्शन जो है वो आ चुका है, वो कौन कौन सा सेक्शन आपके आए हुए हैं, तो यहाँ पर आपकी सेक्शन आई है 190, अरे यार हाँ, अब यहाँ से आप वापस से रिवाइज कर सकते हैं। तो 192 क्या है, सैलरी, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 डिविडेंड, फिर 194A 193 से अलग वाला इंटरेस्ट, 194B बी फॉर बेटिंग, 194 इज फॉर बिग बेटिंग, दैट इज फॉर हॉर्स रेस, 194BA बेटिंग ऐप किसके लिए, ऑनलाइन गेम के लिए, 194C कॉन्ट्रैक्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्ट को पेमेंट कर रहे हैं फॉर वर्क इंक्लूडिंग लेबर सप्लाई, 194D इज फॉर दलाल, दैट इज फॉर इंश्योरेंस कमीशन, 194DA that is that after maturity, that is maturity of life insurance policy, 194E that is entertainer payment, की कोई entertainer मतलब कि नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन या एंटरटेनर जो इंडिया में आ रहा है हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 194GG फॉर गैम्बलिंग कमीशन, तो कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, फिर 194H हाई कमीशन एंड ब्रोकरेज, तो कमीशन ऑफ ब्रोकरेज में 20,000 से ऊपर टीडीएस कटेगा पूरे में, और 94I आई इज फॉर इनकम फ्रॉम रेंट, और अभी अपन कहाँ पहुंचे, 194I में पहुंचे, दैट इज माई इनकम फ्रॉम रेंट। ठीक है। तो अब यहाँ पे दो डिस्टिंक्शन है, ये ध्यान रखना। ठीक है। पहला डिस्टिंक्शन जो है वो क्या है, प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट का है, पहला डिस्टिंक्शन जो है किस चीज का, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट का है, और दूसरा डिस्टिंक्शन जो है वो है लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर का। ठीक है। पहला डिस्टिंक्शन जो है वो किसका है, तो पहला है आपका प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट का, दूसरा है लैंड और बिल्डिंग का। तो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में कितना है सर, 2%, और लैंड बिल्डिंग में कितना है, 10%। तो वो क्या बोलता है कि अगर पेयर सेम एज 194C, पे कौन सा है, रेसिडेंट पर्सन, टीडीएस का जो रेट रहेगा वो 2% और 10% रहेगा। ठीक है। याद रखना, लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर पे भी कितना है, 10%, प्लांट मशीनरी में कितना है, 2%। ठीक है। उसके बाद कब टीडीएस नहीं कटेगा, नो टीडीएस इफ रेंट इज अप टू 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, नो टीडीएस 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब जो रिफंडेबल डिपॉजिट होता है ना सर,
वो क्या रेंट होता है? नहीं, वो तो रिफंड हो जाएगा, तो क्या उस पर टीडीएस कटेगा? नहीं। लेकिन जो नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट है, जो एडजस्ट हो जाएगा आपकी रेंट के अगेंस्ट में, उस पर टीडीएस कटना जरूरी है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, ओनरशिप ऑफ एसेट इज नॉट नेसेसरी फॉर डिडक्टिंग टीडीएस। आप डिडक्ट नहीं, आप ओनरशिप नहीं भी रखते हो तो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। रेंट का मतलब रेंट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग भी है, प्लांट एंड मशीनरी भी है, फर्नीचर भी है, एक्सेट्रा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि अगर मैं कोल्ड स्टोरेज चार्जेस को पे, कोल्ड स्टोरेज वाला जो वो है, कोल्ड स्टोरेज सॉरी कोल्ड स्टोरेज को अगर मैं पेमेंट कर रही हूँ कूलिंग चार्जेस, तो बेसिकली मैं लैंड बिल्डिंग से ज्यादा वो जो कूलिंग वाला इफेक्ट है उसके लिए पे कर रही हूँ, तो वहां पे लैंड बिल्डिंग का यूज नहीं, इट इज नॉट अ रेंट बट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जहाँ पे मैं कूलिंग सर्विसेज का पे कर रही हूँ, तो इसलिए 194 आई नहीं लग रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो एयरलाइंस है ना, वो एयरलाइन मतलब कि जो एयरलाइन कंपनी है वो पे करती है किसको? एयरपोर्ट ऑपरेटर को, जो एयरपोर्ट ऑपरेट करते हैं वो कंपनीज को पे करती है पैसेंजर सर्विस फीस, ठीक है। पैसेंजर सर्विस फीस पे देती है एयरलाइन एयरटेन ऑपरेटर को, तो वो लैंड और बिल्डिंग का यूज नहीं है, वो जो एयरपोर्ट की सर्विस है ना, बेसिकली जो क्या बोलते हैं इंक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसमें मेन जो है वो पूरा एटमॉस्फेयर जो क्रिएट करके दे रहे हैं उसके लिए पैसेंजर सर्विस फीस दी जा रही है, तो विच इज इंसिडेंटल, तो जो लैंड बिल्डिंग यूज है वो इंसिडेंटल टू द सर्विस है, टू द एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, तो इसीलिए वहां पर 194 आई नहीं लगेगा। तो दोनों केस में 194 आई नहीं लगेगा, कहां पर? कोल्ड स्टोरेज वाले में भी और पैसेंजर सर्विस फीस वाले में भी, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो लमसम प्रीमियम पे हो जा रहा है जो कि लॉट एडजस्टेड अगेंस्ट रेंट, पगड़ी पगड़ी होता है ना, किसी बंदे को हटाने के लिए हमको क्या बोलते हैं देना पड़ता है एक लमसम लीज प्रीमियम, तो उस पर भी 194 आई में टीडीएस नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, लमसम लीज प्रीमियम पेमेंट में टीडीएस नहीं है, और ये एक सर्कुलर के थ्रू जो है वो डिफाइन किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका नाम है 194 IA इज योर इमूवेबल एसेट का सेल, ठीक है। क्या बोलता है ये कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या क्या कर रहे हो आप? इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो, तो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 194 IA किसकी बात करते हैं? तो 194 IA बात करता है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल होता है तो यहाँ पे टीडीएस कटता है, एनी पर्सन बायर रेसिडेंट पर्सन। अब रेट क्या रहेगा सर? ध्यान से समझना, रेट रहेगा 1% ऑफ कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज हायर, तो दोनों में से जो भी हायर होगा उसका 1% जो है वो कट जाएगा, ठीक है। अब नो टीडीएस, कब टीडीएस नहीं काटेंगे? तो अगर आपका कंसिडरेशन या फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर आपका कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो 50 लाख या उससे ज्यादा है, मतलब 50 लाख भी है उससे ज्यादा है, सॉरी, टीडीएस शैल बी डिडक्टेड, नो टीडीएस नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया, टीडीएस शैल बी डिडक्टेड, आपका टीडीएस डिडक्ट होगा अगर आपका कंसिडरेशन या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा 50 लाख या उससे ज्यादा है, मतलब कब टीडीएस नहीं कटेगा? तो अगर आपके दोनों जो है वो 50 लाख से कम है, 50 लाख भी होगा तो टीडीएस कटेगा, और जब आपका कंसिडरेशन एसडीवी दोनों 50 लाख से कम होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा, एक भी ज्यादा हुआ तो टीडीएस कटेगा। कंसिडरेशन शैल इंक्लूड ऑल इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस, कंसिडरेशन में सब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आएंगे लाइक योर पार्किंग, मेंटेनेंस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सेट्रा, ठीक है। अब अगर आपके एक से ज्यादा ट्रांसफरर या एक से ज्यादा ट्रांसफर है तो 50 लाख की जो लिमिट है वो सबको मिला के दी जाएगी टू वन प्रॉपर्टी, ठीक है, वो सबको मिला के दी जाएगी, ठीक है, टू वन इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक के लिए लिमिट कितनी है? 50 लाख। तो 194 IA का रेट क्या है? 1% ऑफ कंसिडरेशन और एसडीवी विच एवर इज हायर। देन नेक्स्ट इज 194 IB, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाड़ा, तो 194 I इनकम फ्रॉम रेंट, वो भी तो किस सबके लिए था ना, तो जो लोग 194 आई में कवर नहीं होते, तो मैम कौन 194 आई में कवर नहीं होता? वही लोग जिनका इंडिविजुअल एचयूएफ, जिसका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ तक है या 50 लाख तक है, ठीक है। आई थिंक इज मोर देन 150, हाँ, 1 करोड़ तक है, 50 लाख तक है, तो वो किस में आ जाएंगे? 194 IB में आ जाएंगे, ठीक है। बहुत छोटा सा ही है, थोड़ा ही बचा हुआ है। 194 IB दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी का भाड़ा, ठीक है। रेट कितना है आपका टीडीएस का? 2%। नो टीडीएस अगर आपका रेंट जो है वो 50 मंथली 50,000 पर मंथ है तक नहीं कटेगा, और पार्ट ऑफ द मंथ 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ तक नहीं कटेगा। टीडीएस काटना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एक्चुअल पेमेंट ऑफ द लास्ट मंथ रेंट,
क्योंकि ये जो साल में ये एक ऐसा सेक्शन है, स्पेशल सेक्शन, जहाँ पे साल में एक ही बार टीडीएस कटता है, ठीक है, साल भर में लास्ट मंथ पे ही, ठीक है, जब आप या तो आप जब टेनेंसी छोड़ रहे हो तो वो आपका लास्ट मंथ है, और नहीं छोड़ रहे हो तो फिर मार्च आपका लास्ट मंथ है। तो यहाँ पे लास्ट मंथ का मतलब है लास्ट मंथ ऑफ द ईयर और टेनेंसी एज द केस में भी, ठीक है। तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर पैन फर्निश नहीं किया तो उस केस में आपके रेट जो है वो 20%, हाँ 20% मैक्सिमम, बट शेल नॉट एक्सीड द रेट ऑफ द लास्ट मंथ। मतलब मैक्सिमम टीडीएस अपना कितना काटा जा सकता है, तो 20% ही काटेंगे, जो कि लास्ट मंथ के रेंट से एक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। तो दैट इज योर 194 IB इमोबल प्रॉपर्टी का भाड़ा। फिर नेक्स्ट आपका आ गया 194J। तो जे से हमने रखा है क्या, जॉब से रिलेट के, जॉब रिलेटिंग टू प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है। तो 194J में सिर्फ एक सर्विस नहीं, 5 सर्विस आती है। क्या 5 सर्विस आती है? फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, ठीक है, लाइक योर CA CS CMA एडवोकेट, जो भी प्रोफेशनल्स है सब। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, टेक्निकल सर्विस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके सॉफ्टवेयर एंड ये सब, और हार्डवेयर भी। फिर रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, रॉयल्टी, रॉयल्टी जो आपको फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो तो उसमें मतलब जो रॉयल्टी पे करते हैं, कोई भी चीज है रेंट कर रहे हो, किसी भी चीज की रॉयल्टी आ सकती है। और नॉन कम्पीटिंग फीस, ठीक है। तो पांचों बहुत अलग अलग आइटम है जिसको क्या कर दिया, क्लब कर दिया। तो FPS फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस, FTS रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर, रॉयल्टी, नॉन कम्पीटिंग फीस। अगर आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस कटेगा। रेट क्या है, 2% या फिर 10%। तो जनरली सबके केस में क्या है 10%, बट किसके, 3 लोगों के लिए क्या है बेटा आपका 2% है। तो किसके किसके लिए 2% है? कॉल सेंटर को अगर पेमेंट करो तो 2% का टीडीएस है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे 2% का है। और रॉयल्टी फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, रॉयल्टी फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, तो उसमें उस केस में यहाँ पर क्या बोलते हैं आपका टीडीएस कटेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है ये कि नो टीडीएस इफ एफपीएस बाय इंडिविजुअल एचए फॉर पर्सनल पर्पस। हाँ 194C और जे में पर्सनल पर्पस पे टीडीएस नहीं कटता है। अब यहाँ पर जो थ्रेशहोल्ड है ना बेटा, वो सबके लिए सेपरेट है। यही सबसे अच्छी बात है इस सेक्शन की कि सेपरेट थ्रेशहोल्ड है, सबके लिए आपको अलग अलग देखना है। प्रोफेशनल सर्विस में एफपीएस अप टू 50,000, टेक्निकल सर्विस में एफटीएस अप टू 50,000। लेकिन डायरेक्टर रेम्यूनरेशन में कोई लिमिट नहीं है, डायरेक्टर को आप 1 रुपए का भी दोगे तो भी आपको टीडीएस काटना जरूरी है। फीस फॉर टेक्निकल सॉरी रॉयल्टी तो अप टू 50,000 नो टीडीएस, और नॉन कॉर्पोरेट फीस में आपका अप टू 50,000 जो है वो नो टीडीएस। आई होप आई एम क्लियर। और अगर 50,000 के ऊपर जाएगा तो पूरे में टीडीएस रहेगा, अगर 50,000 से ऊपर जाएगा तो पूरे में टीडीएस रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर की। तो सर्कुलर में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप गए हो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के लिए, ठीक है। अब हॉस्पिटल से आपको क्या बोलते हैं इंश्योरेंस का सेटलमेंट कराना है। तो कई बार क्या होता है थर्ड पार्टीज होती है, टीपीए बोलते हैं जिसको, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। वो जो है वो क्या करते हैं, पहले इंश्योरेंस हॉस्पिटल को सेटल कर देते हैं और इंश्योरेंस कंपनी जो बाद में उनको पैसा दे देती है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, क्या उनको टीडीएस काटना है? तो हाँ उनको टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 194J। तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, जब वो हॉस्पिटल को पेमेंट करती है ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, तो उनको टीडीएस काटना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एक एग्जेम्पशन है, तो एग्जेम्पशन थ्रू सर्कुलर मिली गई है ऑन रॉयल्टी पेड फॉर सॉफ्टवेयर। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि वो सॉफ्टवेयर इज परचेज बाय रेसिडेंट ट्रांसफर, ठीक है, कि अगर एक बंदा है जिसने सॉफ्टवेयर खरीदा है जो कि रेसिडेंट है, अब वो वापस से उस सॉफ्टवेयर को बेच देता है, ठीक है, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन, बिना मॉडिफाई के उस सॉफ्टवेयर को वापस से बेच देता है, तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे का सरकार का मोटो क्या है कि जब सॉफ्टवेयर में फर्स्ट टाइम बिका तो टीडीएस कट गया, तो जब बार बार बेचेंगे तो बार बार टीडीएस कटेगा, तो अल्टीमेटली जो बायर की इनकम है वो अफेक्ट होती है। तो इसलिए अगर एक बार टीडीएस कट चुका और रेसिडेंट वापस से बेच रहा है तो उसमें टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर 194J। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका 194K। तो 194K जो है वो क्या है, इनकम फ्रॉम यूनिट्स। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग के को रिलेट करते हैं कैपिटल इनकम, और कैपिटल हमने लगाया यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड में। तो अगर म्यूचुअल फंड से इनकम हुई तो 10% टीडीएस है, और 15,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, उसके बाद जो है वो कटेगा। फिर 194LA। तो LA हमने रखा हुआ है लैंड और बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन। तो अगर लैंड और बिल्डिंग का कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है तो उस केस में टीडीएस
कटेगा। तो अगर 5 लाख तक कोई टीडीएस नहीं, 5 लाख के ऊपर टीडीएस कटेगा 10% की रेट से। नो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 LA अगर एसेट जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की इनकम एग्जाम्प्ट होती है और रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो इसलिए एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं कटेगा। बाकी नॉर्मल उसके अलावा नॉर्मल लैंड अगर जा रही तो उस पर कटेगा। उसके बाद एक सेक्शन आती है जिसका नाम है 194M। तो M से हमने रखा है मिक्स ऑफ CJNH। तो C मतलब कॉन्ट्रैक्ट, J मतलब जॉब मतलब प्रोफेशनल, और H मतलब हाई कमीशन और ब्रोकरेज। तो ये तीनों को मिला के आपका टीडीएस कटेगा अगर जो तीनों को मिला के अमाउंट जो 50 लाख से ज्यादा है। साल भर में अगर 50 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। 194M कब एप्लीकेबल होगा? तो 194 तब एप्लीकेबल होगा जब फॉर एग्जाम्पल मान लो CJH में क्या होता है, CJH में जो पेयर है वो क्या बोलता है कि इंडिविजुअल एचयूएफ की जो लिमिट है टर्नओवर की वो 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल एचयूएफ की जो टर्नओवर लिमिट है वो 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तो भाई जो छोटे लोग हैं जिनका 1 करोड़ से कम है उसका क्या करेंगे, तो वो लोग जो है ना सर वो यहाँ फॉल करेंगे। ठीक है, वो लोग यहाँ फॉल करेंगे तो उस केस में फिर उनका टीडीएस जो है वो लोग यहाँ फॉल करेंगे, फिर उनका टीडीएस जो है वो नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन रिस्पेक्टिव नहीं, वो लोग यहाँ फॉल करेंगे और वो लोग यहाँ टीडीएस काटेंगे जिनका 1 करोड़ 50 लाख से कम है, लेकिन आपका जो तीनों का मिला के जो सर्विस वैल्यू है वो 50 लाख से ज्यादा है CJH का, तो यहाँ पे काटेंगे। और पर्सनल पर्पस में C और J में वहां नहीं कट सकता, तो फिर कहाँ काटोगे? 194M में काटोगे। ठीक है, तो अगर वहां टीडीएस नहीं कटता है तो आपको यहाँ पर चेक करना है। फिर नेक्स्ट है आपका 194N। N इज फॉर नोट विड्रॉल। तो अगर आप कैश विड्रॉ करते हो फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस तो आपका टीडीएस कटेगा 2% ओवर 1 करोड़। 1 करोड़ के ऊपर 2% कटेगा। और लिमिट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज 3 करोड़ की, उसका 3 करोड़ के ऊपर 2% कटता है। ठीक है, बट अगर पे जो है वो 3 साल का आरओआई पिछले फर्निश करना फेल हो जाता है तो वो काइंड ऑफ डिफॉल्टर पर्सन है, तो उसका टीडीएस जो है वो ज्यादा काटेंगे। तो अगर उस बंदे का कैश विड्रॉल 20 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ तक है तो 2% कटेगा, और अगर कैश विड्रॉल 1 करोड़ से ज्यादा है तो 5% कटेगा। ठीक है, तो नॉर्मली क्या है 2% ओवर 1 करोड़, बट अगर 3 साल तक वो डिफॉल्टर बंदा पिछले 3 साल का आरओआई फाइल नहीं किया है तो उस केस में कैश विड्रॉल 20 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक है तो 2%, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो फिर 5%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलता है, नो टीडीएस इफ कैश इस विड्रॉल बाय। कोई टीडीएस नहीं कटेगा अगर कैश विड्रॉल कौन कर रहा है। तो भाई बड़े लोग कैश विड्रॉल करें तो क्या इनका टीडीएस कटेगा क्या नोट विड्रॉल में? नहीं। तो कौन कौन है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस एंड देयर बिजनेस करस्पॉन्डेंट, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर ऑफ बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, कैश रिप्लेसमेंट एजेंसीज एंड फ्रेंचाइजीज एजेंट्स ऑफ व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर, रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट एंड ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर Agriculture Produce Market Committee for making payment to farmers and full-fledged money changer and their franchisee agent। तो आपको ये तो पता है कि गवर्नमेंट, बैंक, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर मतलब जो लोग एटीएम ऑपरेट करते हैं वो, मतलब जो बेसिकली एटीएम खुद एटीएम को टीडीएस नहीं काटता, एटीएम का टीडीएस नहीं कटेगा। कैश रिप्लेसमेंट ऐसी एजेंसी जो एटीएम में कैश रिप्लेस करती है वो। फिर जो क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड कमीशन एजेंट, जो कि कमीशन एजेंट होते हैं जो क्या बोलते हैं फार्मर्स को पैसा देते हैं, उनको टीडीएस नहीं काटना है। और फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर जो है जो बेसिकली आपको आपकी करेंसी देके दूसरी कंट्री करेंसी देंगे तो उनको भी टीडीएस नहीं काटना है। ठीक है, उसके बाद एक सेक्शन आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसका नाम है 194P। ठीक है, 194P है पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम। पी का मतलब है पेंशन एंड इंटरेस्ट इनकम। अब इसको ना ध्यान से समझना कि ये है क्या एक्चुअल में सर। पी मतलब है पेंशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम। तो एक बंदा है जिसकी एज जो है वो 75 ईयर्स और अबव हो गई है। ठीक है, अब उसकी गवर्नमेंट जॉब थी, वो रिटायर हो चुका है, उसको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है और उसकी पेंशन आती है। पेंशन भी एसबीआई का एक अकाउंट है, तो बेसिकली एक स्पेसिफाइड बैंक है, समझ जाओ। ठीक है, स्पेसिफाइड बैंक है उसका, उसमें उसी अकाउंट में उसकी पेंशन भी आती है और जो उसने इन्वेस्टमेंट किया उसका इंटरेस्ट भी आता है। उसके अलावा उसकी कोई इनकम नहीं है इन्वेस्टमेंट और पेंशन के अलावा। ठीक है, अब सरकार चाहती है कि उस बंदे को हम लोड दें कि रिटर्न फाइल करे, टैक्स पे करे, तो हम लोड देते हैं किसको? बैंक को। बैंक जो है ये बंदा जो है बैंक में डिक्लेरेशन दे देगा कि मेरी सिर्फ यही इनकम है, आप मेरा टीडीएस डिडक्ट करके जमा करो। तो बैंक को क्या करना है, उसकी सारी इनकम टोटल करनी है, टीडीएस स्लैब रेट से काटना है और उसके बाद उसका टीडीएस काट के इंक्लूडिंग सेस वेस सरचार्ज वर्चार्ज सब, ठीक है, जो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है
तो उसको बैंक को क्या करना है, बेसिकली उस बंदे और फिर उस बंदे को क्या रिटर्न फाइल करने की जरूरत है नहीं, फिर उस बंदे को रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं, फिर वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा रिटर्न फाइलिंग से और बैंक उसका सब कुछ कंसिडर करके टीडीएस काट देगी। तो ये बस एक रिलैक्सेशन है, ठीक है, बड़े लोगों सीनियर सिटीजन के लिए। तो रीड कर लेना। फिर है नेक्स्ट 194Q। तो 194Q जो है वो बात करता है किसके लिए, तो 194Q जो है बेटा वो बात करता है क्वांटिटी परचेस अबव 50 लाख। तो 50 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कौन काटेगा, तो बायर काटेगा। कितना काटेगा, 0.1% अबव 50 लाख। दो सेक्शंस पे थ्रेशोल्ड के अबव टीडीएस कटता है, तो 194N और 194Q इनमें थ्रेशोल्ड पे कभी टीडीएस नहीं कटेगा। थ्रेशोल्ड क्रॉस भी कर दोगे तो ऊपर वाले पे ही बस कटेगा, ठीक है। अब एक केस में आपको कभी टीडीएस नहीं कटेगा, अगर टीडीएस या टीसीएस कोई और सेक्शंस में एप्लीकेबल होता है तो 194Q वहां पर नहीं लगता है। तो वही हमने लिख दिया है। 194Q बहुत ही लेस पावरफुल सेक्शन है। फिर आ गया 194R। 194R जो है वो बात करता है किसकी, तो 194R बात करता है बेनिफिट और परक्यूसिव प्रोवाइडेड फॉर पीजीबीबी। तो अगर आपको कोई फैसिलिटी मिल रही है, आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है बिजनेस के अंदर, जैसे बाहर घूमने से थाईलैंड ट्रिप वगैरह मिलता नहीं है, तो वो सारी चीजें तो क्या सरकार इनको ट्रैक नहीं कर पा रही थी और टैक्स बच जाए तो सरकार मतलब बिजनेस अपना खर्चा भी क्लेम कर रहे थे और एम्प्लॉय उसको अपनी इनकम पे भी दिखा देते कि हमको थाईलैंड ट्रिप मिला है, फॉरेन ट्रिप मिला है घूमने के लिए। तो बेसिकली वो जो इनकम है वो बच जा रही थी टैक्स लगने से। सरकार ने दिमाग लगाया टीडीएस लगा दो, ऑटोमेटिक इनकम इंक्लूड हो जाएगी ग्रॉस में। और तो सरकार ने क्या किया, जितने भी थाईलैंड ट्रिप्स कंपनी दे रही है एजेंट लोग को उस पर टीडीएस लगा दिया, तो अब ऐसे भी ग्रॉस इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, टीडीएस डिडक्ट हो चुका है तो अल्टीमेटली आपको उसमें टैक्स पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट उसमें भी 20,000 तक का, अगर 20,000 तक में वैसे भी कौन सा फॉरेन ट्रिप आता है, लेकिन फिर भी अगर कोई छोटा मोटा ट्रिप भी जाए तो 20,000 तक कोई टीडीएस नहीं, 20,000 के ऊपर टीडीएस है। हाँ, और जो यहाँ पर जो पेयर है बेसिकली जो ट्रिप दे रहा है उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये टीडीएस पे हो रहा है, अगर वो और वो इनकम पे टैक्स जा रहा है, अगर उस इनकम पे टैक्स नहीं किया तो फिर पेयर को अपनी जेब से भरना पड़ेगा उसका टैक्स। फिर नेक्स्ट है आपका 194TT से हमने रिलेट नहीं किया है, बट ये है पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म अगर अपने पार्टनर को पेमेंट करती है तो वहां पर टीडीएस है, ठीक है। किस चीज का पेमेंट बेटा, रेम्यूनरेशन का। तो रेम्यूनरेशन में क्या इंटरेस्ट आता है, नहीं, रेम्यूनरेशन में आता है सैलरी बोनस और कमीशन। तो सैलरी बोनस कमीशन अगर मिला के अगर 20,000 से ज्यादा है तो उस केस में टीडीएस कटेगा। और कितने रेट से कटेगा, 10% से कटेगा, ठीक है। सो कंग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड योर टीडीएस टीसीएस। और जो मेन टीडीएस टीसीएस का जो टॉपिक है वो सिर्फ 1, 2, 3 और 4, 4 पेजेस में आपने टीडीएस पूरा खत्म कर लिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ये वाला पेज है, एक पेज में टीसीएस, ठीक है, 4 पेज में टीडीएस, एक पेज में टीसीएस और फिर एक पेज में इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट को अभी हमने थोड़ा एनहांस भी किया हुआ है, तो अब सारी चीजें आपको एक पेज में मिल जाएगी। हाँ, इस वाली जो नई वाली जो चैट बुक अभी लॉन्च हुई है उस पर हमने एक चीज और इंक्लूड किया है, क्या बताया है कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, मैकेनिज्म टू सॉल्व द क्वेश्चन, जो हम एक अलग से सेक्शन रखते थे और एक अलग से जिसका पीडीएफ इशू करते थे उसको हटा के हमने उसको चैट बुक में इंक्लूड कर दिया है। तो जो मेन हमने मतलब अपने इसके लिए रखा है, डायरेक्ट टैक्स प्रिपरेशन के लिए रखा हुआ ये चीज, वो है आपका क्वेश्चन बैंक, आंसर बैंक, टोटल इनकम एडजस्टमेंट शीट एंड चार्ट बुक फॉर द रिविजन पर्पस। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको टेक्स्ट बुक भी लगेगा, ठीक है। नाउ कम टू द चैप्टर कॉल्ड एज व्हाट योर टीसीएस। टीडीएस टीसीएस को एक साथ रख रहे हैं और उसके बाद जो इंटरेस्ट वाला जो टॉपिक है उसको अलग से करेंगे। तो सबसे पहले आपका सेक्शन है 206 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1, ठीक है। सबसेक्शन 1 में कौन कौन से लोग आते हैं, तो सबसे पहला आता है तेंदुलिप्स। तेंदुलिप्स मतलब पता है ना, बीड़ी पत्ता। हाँ, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट आपका तेंदुलिप, दूसरा है टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तीसरा है एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप, मिनरल बीइंग कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर, ठीक है। वो तेंदुलिप्स में कितना है, 5%, टिम्बर अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में 2%, बाकी सब में कितना है, 1%, ठीक है। तेंदुलिप्स में 5%, फिर टिम्बर अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में 2%, एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, स्क्रैप, मिनरल बीइंग कोल, लिग्नाइट और आयरन ओर, तीनों में कितना है, 1% है।
ठीक है। अब कलेक्टर कौन है, तो कलेक्टर है आपका इंडिविजुअल एंड एचयूएफ जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर बिजनेस का 1 करोड़ से ज्यादा है और प्रोफेशन का अगर 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है, और अदर्स के केस में कंपलसरी, ठीक है। अब कलेक्टी, तो कलेक्टी में किसका टीडीएस आपको काटना है, तो एनी पर्सन अदर देन, तो किसका नहीं काट सकते आप, तो अगर कोई पर्सनल पर्पस के लिए खरीद रहा है तो उसका नहीं काटना है और बड़े लोगों का नहीं काटना है। बड़े लोग कौन है, पीएसयू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, हाई कमीशन, लिगेशन, कमीशन, कॉन्सुलेट, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन स्टेट और क्लब, ठीक है। तो ये 2 लोगों का आपको टीडीएस नहीं काटना है सेक्शन 1 में। एक्सेप्शन क्या बोलता है, टीसीएस विल नॉट बी एप्लीकेबल अगर ये गुड्स जो है वो फर्दर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स या फिर जनरेशन ऑफ पावर के लिए अगर यूज हो रहे हैं तो उस केस में टीसीएस नहीं लगेगा। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग का वेस्ट है जो कि वापस यूज नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप। 194 क्यू क्या बोलता है, बायर अगर, हाँ, अगर बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में 194 क्यू जो है वो लगेगा, ठीक है। 194 क्यू कब लगेगा, अगर बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 194 क्यू लगेगा उस केस में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और दिस इज योर 206 सबसेक्शन 1, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 206 सबसेक्शन 1C, तो लीजिंग और लाइसेंसिंग ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, माइन और क्वेरी, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, हाँ एक चीज और कि यहाँ पर ना 194 क्यू, अगर 194 क्यू और टीसीएस साथ में भी लगेगा तो टीसीएस ही लगेगा, 194 क्यू नहीं लगेगा, क्योंकि 194 क्यू कहाँ पर नहीं लगता है, जहां पर टीडीएस और टीसीएस क्या बोलते हैं अगर डिडक्टिबल है तो 194 क्यू नहीं लगता, तो 194 क्यू सबसे वीक सेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2060 सबसेक्शन 1। देन 1C दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिल रहा है दैट इज लीजिंग और लाइसेंसिंग ऑफ पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा और माइन और क्वेरी, ठीक है। तो रेट क्या रहेगा बेटा 2%, पेयर जो है वो सेम रहेगा, सॉरी मतलब कलेक्टर, पे जो है मतलब जो कलेक्टी है वो एनी पर्सन अदर देन पीएसयू। एक्सेप्शन क्या बोलता है, टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इन केस ऑफ क्या बोलते हैं माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ मिनरल ऑयल लाइक पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, लाइक पेट्रोलियम नेचुरल गैस, इनकी जो माइनिंग है इस पे टीसीएस नहीं लगेगा। तो ये क्या बोलते हैं 1C सब में लगेगा बट पेट्रोलियम नेचुरल गैस में नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट आता है 1F, तो एफ से हमने रिलेट किया था फॉर्च्यूनर, क्योंकि पहले सेक्शन थी कि सेल ऑफ मोटर व्हीकल वैल्यू जिसका 10 लाख से ज्यादा है, बट आज उसमें बहुत सारे आइटम ऐड हो चुके हैं। तो आज उसमें कौन सा आइटम ऐड होगा, आज उसमें ये सारे आइटम ऐड चुके हैं कि कोई अगर घड़ी है या आर्ट पीस है जैसे एंटिक पेंटिंग स्कल्पचर्स, कलेक्टिबल सच एज कॉइन और स्टैम्प, या फिर कोई याच है, रोइंग बोट है, कैनॉय या हेलीकॉप्टर, या फिर सनग्लासेस है या हैंडबैग, पर्स है या शूज है, मतलब बेसिकली ब्रांडेड चीजें जिनका मार्केट है उनकी बात की जा रही है, ठीक है। अगर कोई स्पोर्ट्स वेयर या फिर इक्विपमेंट सच एज गोल्फ किट या स्काई वेयर है, या कोई होम थिएटर सिस्टम है, या हॉर्स फॉर हॉर्स रेसिंग और रेस क्लब और हॉर्स फॉर पोलो, तो ऐसी चीजें जिनका ब्रांडेड मार्केट है उनकी बात कर रहे हो, जिनकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, तो टीसीएस कटेगा भाई, और कौन से रेट से कटेगा, 1% से कटेगा, ठीक है। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना कि इसमें कौन जो है वो बायर नहीं हो सकता, तो पीएसयू एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैरिंग पैसेंजर, अगर पीएसयू पैसेंजर कैरी तो वहां टीसीएस नहीं है, लोकल अथॉरिटी के केस में नहीं है, एंड अगेन जो गवर्नमेंट वाली जो लाइन है उस केस में भी टीसीएस नहीं है, ठीक है। अब थ्रेशहोल्ड 10 लाख जो है वो बेटा इंडिविजुअल परचेस के लिए, एग्रीगेट परचेस के लिए नहीं है, और ये रिटेल सेल के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल होता है, होलसेल सेल या मैन्युफैक्चर से जो डिस्ट्रीब्यूटर का सेल है उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। कौन सा सेक्शन 2060 सबसेक्शन एफ जो है वो रिटेल सेल के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो अब ना एफ से अपन कर दो फैंसी आइटम, क्योंकि फैंसी आइटम है, क्योंकि बड़े बड़े आइटम है, तो एफ से हमने कर दिया क्या फैंसी आइटम, तो 10 लाख से ऊपर कोई भी फैंसी आइटम है तो उस पर टीसीएस आएगा, ठीक है। उसके बाद 2061 जी, तो जी से हमने रखा है क्या जर्मनी, तो अगर आप क्या कर रहे हो फॉरेन रेमिटेंस ऑफ मनी मोर देन 10 लाख अंडर एलआरएस स्कीम ऑफ आरबीआई, 10 लाख से ज्यादा भेज रहे हो, अपने आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उस लिए, ठीक है। तो क्या बोलते हैं जो रेट जो है वो क्या बोल रहा है वर्किंग नोट नंबर 1 बताएगा, ठीक है। कलेक्टर जो है यहाँ पर ऑथराइज डीलर है, पैसा किसके थ्रू भेजोगे, ऑथराइज डीलर के थ्रू भेजोगे। बायर, बायर को अगर किस सेक्शन में टीडीएस काटना है तो यहाँ पर टीसीएस नहीं कटेगा, किसमें, आपके जर्मनी वाले सेक्शन में।
या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के आइटम है तो इन पे टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, अब एक दो सेक्शन साथ में समझना। पहले वाले केस में आप सिर्फ पैसा भेज रहे हो, दूसरे केस में आप खुद घूमने जा रहे हो, तो क्या बोल रहे हैं, सेल ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। तो अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज जो है वो खरीद रहे हो तो सेलर ऑफ ओटीपी उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर जिसके थ्रू पैसा भेजोगे वो टीसीएस कलेक्ट करेगा, और यहाँ पर जो क्या बोलते हैं ओटीपी आपको बेच रहा है प्रोग्राम पैकेज वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। अब ओटीपी का मतलब क्या है, तो ओटीपी का मतलब है इंटरनेशनल कोई भी आपका पैकेज जिसमें इंटरनेशनल ट्रैवल टिकट है, होटल स्टे है, बोर्डिंग है, लॉजिंग है, अदर सिमिलर एक्टिविटीज या एक्सपेंडिचर है। डबल डिडक्शन इज नॉट अलाउड। डबल डिडक्शन मतलब अगर आपका कहीं और पे अगर ऑथराइज पर्सन ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका है तो उस केस में फिर डीलर जो है वो कलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर रेट की बात की जा रही है, तो रेट ध्यान से समझना कि कैसे लगेगा। तो फॉरेन रेमिटेंस अगर एलआरएस स्कीम के अंदर हो रहा है, पैसा बाहर भेज रहे हो, तो 10 लाख का रेमिटेंस जो है वो उसमें कोई टीसीएस नहीं है। लेकिन अगर रेमिटेंस 10 लाख से ज्यादा का है, लेकिन अगर आपने एजुकेशन लोन के थ्रू रेमिटेंस दिया है तो उस केस में भी कोई टीसीएस नहीं आएगा। लेकिन आप बिना एजुकेशन लोन के एजुकेशन पर्पस या मेडिकल पर्पस के लिए अगर पैसा दे रहे हो तो टीसीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 5%। ठीक है, और अदर पर्पस आपका जब रेमिटेंस 10 लाख से ज्यादा होगा तब कटेगा। अदर पर्पस के केस में कितना कटेगा, 20%। नाउ अगर आप ओटीपी सेलर ऑफ ओटीपी है, ठीक है, तो सेलर ऑफ ओटीपी के केस में बोल रहा है अप टू 10 लाख। ठीक है, अप टू 10 लाख तक 5%, और 10 लाख से ज्यादा होगा तो कितना कटेगा, 20%। अप टू 10 लाख कितना कटेगा, 5%, और उसमें मोर देन 10 लाख में कितना कटेगा, 20%। एक चीज अब यहाँ ध्यान रखना कि जो ये 5% होगा बेटा ये अबव 10 लाख होगा ना, 5% अबव 10 लाख, और यहाँ पर 20% अबव 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर भी टीसीएस की एक ऐसी सेक्शन है जहां पर थ्रेशोल्ड पे टीसीएस नहीं कटता, जिसे एलआरएस की तो 10 लाख तक कोई नहीं, और 10 लाख के ऊपर वाला जो अमाउंट है बस उसी पे टीसीएस जो है वो डिडक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर तो 10 लाख नहीं 5% होगा, 10 लाख के ऊपर जो होगा वो कितना होगा, 20%। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। लगभग जो 1.5 घंटे में अपने अपना टीडीएस टीसीएस जो है वो कवर कर लिया है, पूरा टीडीएस टीसीएस जो है वो 1.5 घंटे में कवर कर लिया है। अगर आप चार्ट बुक बाय करना चाहते हैं तो आप सीए ग्राम की जो वेबसाइट लिंक है वहां से बाय कर सकते हैं। और अगर हाँ हमारे जो है वो कोर्सेज अब लॉन्च हो रहे हैं फॉर दी क्या बोलते हैं आगे के क्लासेस के लिए। सो डू चेक आवर वेबसाइट, टेलीग्राम चैनल एंड एवरीवेयर टू गेट कनेक्टेड। थैंक यू एवरीवन।